और बताइए कैसे हैं आप लोग? सर हमें इस सब्जेक्ट का डर लग रहा है सर, कैसे होगा ये? कौन से वाले सब्जेक्ट का? फिजिकल साइकोलॉजी का ही। नहीं, डरिए मत, डर के आगे जीत है। अभी आज शाम को ही मैराथन चलेंगे, आपको पता भी चलेगा होगा। ओके, उस क्या मैराथन इसी का? पूरा टोटल पूरा समझा दूँगा, पूरा जो मैंने मैराथन लिया उसको आप समझना अच्छे से, पूरा समझ में आ जाएगा। ओके। ओके, ये है। कल के टॉपिक में ही है ना ये सर, सामाजिक गतिशीलता? हाँ, उससे आगे ही है। कल वाले टॉपिक में मैंने आपको एक तो समाज पढ़ा दिया था, एक समुदाय पढ़ा दिया था, सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, आप क्या बता रहे थे मैराथन के बारे में? एक स्तरीकरण पढ़ा दिया है, एक सामाजिकरण। ये वाले टॉपिक मैंने आपको कल वाली क्लास में करा दिए थे। सोसाइटी, कम्युनिटी, स्ट्रेटिफिकेशन, सोशलाइजेशन। उससे आगे वाला है सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता। मैराथन वाली बात ये मैं बता रहा था, आज शाम को मैं 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, यानी 4 to 7 इन 3 घंटों में जो मैं आपको पूरी पेडागोजी बल्लानर जिसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, जो मोस्टली आपको ज्यादा नहीं बस समझने की जरूरत है, बल्लानर आपको पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है, वो पूरी पेडागोजी में आपकी रिवाइज करवा दूंगा उसमें, इससे आपको फायदा मिलेगा। ये वाली कब होगी सर ये मैराथन? ये कब लोगे ये 3 घंटे का सेशन मैराथन वाला? सर हमारी तो क्लास है, लेकिन जी? क्लास है सर हमारी तो 4 7 6:30 तक है सर, डेटा स्ट्रक्चर्स की। सर क्या पढ़ाया अभी रिपीट कर दो। अभी कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, कुछ नहीं तो पढ़ाया। आज तो आया हुआ है, तो आज का तो है नहीं, बस आपकी 2 से 4 ये 10 से 12 की क्लास है आज। जी? आज का शेड्यूल तो आया हुआ है, पर आपका ये नोटिफिकेशन नहीं आया इसका 4 से 7 वाले का? है नहीं? नहीं सर। मेरी केवीएस की वो खाली तो हो सकता है उस पर यूट्यूब पे देख लेना, लैब चलेगी ना आज, उस पर देख लेना। देखो, सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं समझना। सर यूट्यूब पर भी चलाओगे क्या आप अभी आप ऑनलाइन? देखो, सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं समझना, यानी सोशल मोबिलिटी किसे कहते हैं समझना। देखो, सर बता दो, ये यूट्यूब पे भी आएगा क्या उसका? जी गतिशीलता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर अभी गतिशीलता स्टार्ट किया ना? अभी जस्ट स्टार्ट किया, अभी आप पढ़िए। देखो, गतिशीलता से तात्पर्य जब एक व्यक्ति किसी एक समाज या समूह से किसी दूसरे समाज या समूह में चला जाता, गतिशीलता कहलाती है। देखो, मैंने आपको बताया गतिशीलता किसे कहते हैं कि जब एक व्यक्ति किसी एक समाज या समूह से दूसरे समाज या समूह में ट्रांसफर होकर चला जाए, उस मोबिलिटी होती है। मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे, जैसे एक आदिवासी जनजाति का लड़का मेहनत करके एक अच्छा इंजीनियर बन जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया कि जब दो समाज होते हैं, यानी एक समाज तो ये वाली है और दूसरा समाज ये वाला है, जब वो इस वाले समाज से और दूसरे वाले समाज इसमें चला जाता है, उसको बोलते हैं गतिशीलता। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जब एक व्यक्ति किसी अपने एक समाज से किसी दूसरे समाज में चला जाएगा, वो मोबिलिटी कहलाएगी। अब वो एग्जाम्पल के थ्रू कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने से उच्च पद में चला जाए या अपने से समान पद में चला जाए। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक और बार समझाता हूँ। एक तो मैंने आपको यहाँ समझा दिया, दूसरा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। एक प्राइमरी टीचर ट्रांसफर होकर दूसरे स्कूल में प्राइमरी टीचर के पद पर चला जाए। देखो, मैंने दोनों एग्जांपल बता दिए और दोनों की जो एग्जांपल है इसको प्रकार में पढ़ेंगे, जो मैं आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पढ़ाऊंगा, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्व पढ़ाऊंगा। लेकिन उन टाइप को पढ़ने से पहले हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी ये कहलाती है कि जब एक व्यक्ति किसी एक समाज या समूह से किसी दूसरे समाज या समूह में चला जाता है, वो हमारी क्या कहलाती है गतिशीलता। अगर वो यहाँ पे ऐसे भी पूछे आपसे कि गतिशीलता का तात्पर्य क्या होता है, तो अगर वो इसका अर्थ पूछे, इसका मीनिंग पूछे, तो इसका अर्थ होता है गति करना। गति करना, और गति दो प्रकार की होती है, जैसे हम यहाँ पर देखें गति करना, तो गति करना जो हम पढ़ेंगे इसमें वो दो प्रकार से पढ़ेंगे। दो प्रकार से कौन कौन सी पढ़ेंगे, वो ये पढ़ेंगे, एक तो समान गति और एक पढ़ेंगे उच्च गति। एक पढ़ेंगे उच्च गति, जिसको हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल और इसको हम बोल सकते हैं वर्टिकल मोबिलिटी। यानी एक तो इसको मोबिलिटी ऐसे बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल और इसको बोल सकते हैं वर्टिकल मोबिलिटी। यानी जब एक व्यक्ति किसी एक समाज या समूह से किसी दूसरे समाज या समूह में जाएगा तो दो प्रकार की गति करेगा, या तो समान गति करेगा जो पहले मैं चला रहा हूँ मैं दूसरे में वैसी गति करूंगा, या फिर ऐसा होगा कि जब मैं पहली वाली में जो गति कर रहा था अब जो नेक्स्ट वाली में जाऊंगा उसमें उच्च और हाई लेवल की गति करूंगा। गतिशीलता का तात्पर्य मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि गति करना जो होता है, यानी जब एक व्यक्ति किसी एक समाज या समूह से यानी किसी एक ग्रुप से किसी दूसरे ग्रुप में जाना चाहता है तो वो मोबिलिटी कहलाती है। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, देखिए 3 इडियट मूवी,
थ्री इडियट मूवी में क्या होता है कि जो साइलेंसर जो होता है, जो चतुर जो होता है, और जो आमिर खान के साथ में जो फ्रेंड होता है राजू रस्तोगी, तो वो अपने वाले रूम को छोड़कर वो साइलेंसर चतुर उस वाले रूम में जाता है, ये सोचकर कि मैं इनके पास रहूंगा तो फेल हो जाऊंगा, उनके पास जाऊंगा साइलेंसर के चतुर के पास जाऊंगा तो पास हो जाऊंगा। तो जब वो अगर अपने उसमें वाले रूम से किसी चतुर वाले रूम में जाता है तो किसके लिए जाता है? वो उच्च गति के लिए जाता है, क्योंकि जब मैं इस वाले रूम में रह रहा हूँ तो मेरे फेल होने के पूरे पूरे चांस है। लेकिन जो साइलेंसर है वो हर समय पढ़ता रहता है, चतुर है जो पढ़ता रहता है, तो उसकी गति जो सीखने की वो तेज है। लेकिन एक बात यहाँ पर देखना होगा आपने, जब वो यहाँ से यहाँ गया है तो उसने ये वाला काम किया है, गति किया। अब गति दो प्रकार की है, वो सोच के गया था कि जो मैं पहले में पढ़ रहा हूँ उससे जब मैं उस वाले में जाऊंगा तो उच्च गति कहलाएगी, उसको मैंने नाम दिया वर्टिकल यानी। अगर वो सेम वाले में जाता तो क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल कहलाती। अब इन टाइप को हम हटा दें तो पहला कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है, अगर वो प्रकार से नहीं पूछ रहा और ये पूछ रहा है कि जब एक छात्र किसी एक समाज समूह से किसी दूसरे समाज समूह में चला जाता है तो वो क्या कर रहा है, तो आपको बताना सोशल मोबिलिटी कर रहा है, यानी सामाजिक गति कर रहा है। अगर वो ऐसे नहीं दे रहा है और वो ये कह रहा है कि जब एक छात्र आदिवासी का लड़का अच्छी मेहनत करके एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा आईएएस बन जाता है तो वो क्या कर रहा है, तब भी आपको गतिशीलता बतानी है। लेकिन अगर वो ये कहता है एक प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक ट्रांसफर होकर दूसरे प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के पद पर चला जाए, वो कौन सा कहलाता है? मेडिकल, वो सॉरी मोबिलिटी कहलाता है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे एक तरीके से कर दूं कि मान लीजिए एक प्राथमिक विद्यालय का टीचर यहाँ पर ट्रांसफर होकर वो जूनियर वाले स्कूल में चला जाता है, अगर वो यहाँ पर प्राइमरी सेम से उच्च में जा रहा है तो फिर कौन सा कहलाएगा? वर्टिकल कहलाएगा। अभी हम इनको देखिए सिर्फ इन दोनों को समझते हैं, तो यहाँ पर आपको इतना समझना है कि एक कंडीशन से जब हम दूसरी कंडीशन में जानते हैं तो सोशल मोबिलिटी कहलाती है। लेकिन जब उनके प्रकार से बात करेंगे तो अगर मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी टीचर ट्रांसफर होकर दूसरे स्कूल में प्राइमरी टीचर बनता है तो कौन सा कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर वो ये पूछता है कि आदिवासी जाति का लड़का मेहनत करके इंजीनियर बनता है तो कौन सा कहलाएगा? वर्टिकल। अगर यहाँ पर मैं आपसे एक एग्जांपल ये बोल दूं कि प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक ट्रांसफर होकर जूनियर में प्रिंसिपल के पद पर चला जाता है तो कौन सा कहलाएगा? वर्टिकल कहलाएगा। यानी दो कंडीशन होंगी, यानी इस वाली कंडीशन से इस वाली कंडीशन में जा रहा हूं, सेम स्टेज है तो हॉरिजॉन्टल लगानी है, इस वाली कंडीशन से जब इस वाली कंडीशन में जा रहा हूं उच्च पे जा रहा है तो आपको वर्टिकल लगानी है। अभी इसको आगे समझेंगे। लेकिन अगर वो इनको नहीं पूछता है और ये पूछता है कि जब एक प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक जूनियर में एक हेडमास्टर बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है, तो वो क्या कर रहा है? सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी कर रहा है। अब पूछिए, तो पूछना पूछिए। ये टॉपिक कल हो गया था नहीं नहीं नहीं, कल से आगे स्टार्ट किया है। कल मैंने आपको सोसाइटी पढ़ा दी थी, कम्युनिटी पढ़ा दी थी, ओवरव्यू आगे चले ओवरव्यू दे दिया था। हाँ जी, आगे चले। हम ये कह रहे हैं ओवरव्यू दे दिया था कल आपने इसका, है ना? हाँ बस वो समझा दिया था मैंने, आपको हाँ जी। ऐसे ही आगे चले। सर स्क्रीनशॉट लेने दो। देखो अब आते हैं इसके प्रकार, अब आते हैं सर प्रकार। जी सर अगर ऊंचे पद पर जाएगा तो सोशल मोबिलिटी है ना? जी अगर अभी ऊंचे पद पर जाएगा तो सोशल अभी रुकें। पूछिए, क्या पूछे थे? सर अगर ऊंचे पद पर जाएगा तो उसको बोलेंगे सोशल मोबिलिटी। और आगे आप ये बोल रहे हैं ना? आगे देखो दोबारा और समझो। सर अगर समान पद पर जाएगा तब भी मोबिलिटी बोलेंगे। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं इसका शब्द करता आपको ये बता रहा हूँ कि मान लीजिए कंडीशन एक तो ये समूह होगा, एक कंडीशन ये वाली होगी, मत समझना। अब जब आप गति करेंगे किसी एक समाज समूह से किसी दूसरे एक समाज समूह में जाएंगे तो दो प्रकार की करेंगे, या तो समान करेंगे या उच्च करेंगे। मान लीजिए आप यहाँ से इस वाले समाज समूह से इस वाले में जाएंगे तो जो कंडीशन जो स्टेज जो पोजीशन आपको यहाँ पर मिली है, अगर उसी पोजीशन में आप वहां पर जा रहे हैं तब भी मोबिलिटी कहलाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ से आप उस वाले में जा रहे हैं और आपको पोजीशन हाई मिली है तब भी मोबिलिटी कहलाएगी। लेकिन वो प्रकार से पूछा है कि निम्न में से कौन सा मोबिलिटी का प्रकार है, तो दो प्रकार मैंने आपको बताया, समान रुचि यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वर्टिकल। अब मान लीजिए जो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आप इस वाले समाज में जिस पोजीशन पर हैं और वही पोजीशन आपको इस वाले समाज में मिल जाए तो कौन सी मोबिलिटी कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहलाएगी। अब मान लीजिए आप इस वाले समाज में इस वाले पद पर हैं और इस वाले समाज में आपको उच्च पद मिल जाए तो कौन सी मोबिलिटी कहलाएगी? वर्टिकल मोबिलिटी कहलाएगी। यानी अगर वो टाइप से पूछ रहा है और सेम पोजीशन मिल रही है उस समाज से दूसरे समाज में तो आपको हॉरिजॉन्टल बतानी है। अगर आपको दूसरे समाज पहले समाज से दूसरे समाज में पोजीशन आपको हाई लेवल की मिल रही है तो आपको वर्टिकल बतानी है, जो मैं अभी आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। अब समझ लो, मैंने आपको बात बताई थी, एक तो मैंने आपको इंजीनियर वाला एग्जांपल दिया था। अब मान लीजिए एक आदिवासी का लड़का मेहनत करके एक इंजीनियर बन जाता है तो वह कौन से प्रकार की मोबिलिटी को प्रदर्शित कर रहा है, तो आपको बताना है वर्टिकल। वर्टिकल। अब दूसरा एग्जांपल मैंने आपको ये बताया था कि एक प्राथमिक विद्यालय का टीचर ट्रांसफर होकर दूसरे प्राथमिक विद्यालय में ही चला जाता है तो वो कौन से प्रकार की मोबिलिटी को प्रदर्शित कर रहा है, तो हमको बताना है हॉरिजॉन्टल। आपको ये समझना है। लेकिन वो इन दोनों एग्जांपल में से कोई सा भी एग्जांपल ले रहा है और प्रकार से नहीं पूछ रहा है वह किसको प्रदर्शित कर रहा है या यह क्या कहलाता है, तो आपको बताना है सोशल मोबिलिटी कहलाती है। अगर प्रकार से पूछेगा तो आपको स्टेज देख लेनी है, सेम स्टेज है या उससे हाई स्टेज है। अगर प्रकार से नहीं पूछ रहा है तो दोनों का एग्जांपल आपको, दोनों जो एग्जांपल आपको मोबिलिटी के अंदर ही लगाने हैं। क्लियर है? यस सर। चले आगे। अब दो प्रकार होते हैं, देखो समझो, इसके दो प्रकार हैं। पहला आपको बताना है क्षैतिज, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। देखो इसमें क्या होता है, इसमें समझो, इस गतिशीलता में एक व्यक्ति किसी एक समाज या समूह से किसी दूसरे समाज या समूह में, किसी दूसरे समाज या समूह में समान पद पर चला जाता है। जैसे आपको पढ़ेंगे, जैसे एक प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक ट्रांसफर होकर
दूसरे प्राथमिक विद्यालय पद पर चला जाता है। उसके बाद जो दूसरा आ रहा है वो आपको पढ़ना है ऊर्ध्व यानी वर्टिकल। इस गतिशीलता में एक व्यक्ति किसी एक समाज या समूह से किसी दूसरे समाज या समूह में उच्च पद पर चला जाता है। जैसे देखेंगे इसका, जैसे बिहार विश्वविद्यालय का प्रोफेसर ट्रांसफर होकर हरियाणा विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर चला जाए। कुलपति के पद पर चला जाए। दोनों को समझे, मैंने दोनों चीज आपको ये बताई है। यही बात मैंने आपको ये वाली बात बताई कि दो कंडीशन होंगे, दोनों कंडीशन में से आपको ट्रांसफर होकर दूसरी कंडीशन में जाना जाना वो हमारी सोशल मोबिलिटी कहलाएगी के लिए। हम सोशल मोबिलिटी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दो प्रकार की पढ़ा रहा हूँ, एक पढ़ा रहा हूँ वर्टिकल और एक पढ़ा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में आपको ये वाली बता रहा हूँ कि जब एक व्यक्ति किसी एक कंडीशन से किसी दूसरी कंडीशन में, किसी एक समाज से किसी दूसरे समाज में या किसी एक समूह से किसी दूसरे समूह में जाएगा तो जो पहले समूह में था वही सेम कंडीशन दूसरे वाले में आएगी, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल कहलाएगी। मान लीजिए आप प्राथमिक विद्यालय थे, टीचर में कार्यरत थे, या आप इंटर कॉलेज के लेक्चरर थे, या आप किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। जब आपका ट्रांसफर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में हुआ तो आप प्रोफेसर के प्रोफेसर रहे, या जूनियर के जूनियर रहे, या हेड इंटर कॉलेज के लेक्चरर रहे। यानी जिस कंडीशन यानी जिस समाज से आपको उठाकर किसी दूसरे समाज में डाला गया है तो वही वाला सिचुएशन आपको मिली है। कहते हैं कि क्या फायदा हुआ, जैसे वहां थे ऐसे ही पर है, वो हमारे सलाह में हॉरिजॉन्टल लगानी। यानी जब एक व्यक्ति किसी एक समाज समूह से किसी दूसरे समाज समूह में जाता है और समान पद, देखो मैंने कभी बता रहा हूं आपको, बस आपको ये वाली चीज याद रखनी है। स्टेज कैसे हमारी सेम पोजीशन, यानी सेम स्टेज जो होगी हमारी, जो सेम स्टेज जो होगी वो हमारी हॉरिजॉन्टल में होगी। यानी जो हम सेम स्टेज को लेके आएंगे वो हमारी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में होगी। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर लिखा है उच्च पद में, यानी जब हम वर्टिकल में जाएंगे तो हमें हाई स्टेज मिलेगी, यानी हाई स्टेज मिलेगी। यानी वहां से यहाँ तक आने में हमें जो भी हमारा ट्रांसफर हुआ, जो भी हमें बोलते हैं प्रमोशन जो हुआ है वो हमेशा वर्टिकल में होगा। लेकिन बिल्कुल प्रमोशन ना हो, ट्रांसफर होकर घूमते रहे, वो हमारी हॉरिजॉन्टल कहलाती है। दो चीजें याद रखनी है हमेशा, कंडीशन हमेशा दो ही होंगी, और दोनों जब कंडीशन यहाँ से यहाँ जाने में होगी तो दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो सेम स्टेज और एक हाई स्टेज। अगर सेम स्टेज होगी तो आपको हॉरिजॉन्टल लगाना है, अगर आपको हाई स्टेज होगी तो आपको वर्टिकल स्टेज लगाना है, वर्टिकल मोबिलिटी लगाना है। अब आपके एग्जांपल या आपके दिमाग में कोई ऐसा एग्जांपल आ रहा होगा सर इस वाले एग्जांपल को अगर मैं लागू करता हूं तो ये वाली कौन सी मोबिलिटी कहलाएगी। अगर मान लीजिए अभी आप इंटर कॉलेज के लेक्चरर बन जाते हैं और इग्नू से आप पीएचडी कर प्रोफेसर बन जाते हैं तो वो कौन सी मोबिलिटी कहलाएगी। तो पहले तो इंटर कॉलेज के लेक्चरर थे, अब डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर बन चुके हैं, तो यानी पहले 12th तक थे, अब 12th से ऊपर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उच्च बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उच्च शब्द मैंने हाई लेवल किसमें रखा है, वर्टिकल में। तो कौन सा हुआ, ऊर्ध्व यानी वर्टिकल मोबिलिटी। अगर आप इंटर कॉलेज के लेक्चरर थे और आपका ट्रांसफर होकर दूसरे कॉलेज में इंटर कॉलेज के लेक्चरर के पद पे हुआ है तो सेम स्टेज है, तो फिर कौन सा कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। यानी एग्जांपल आपको बस समझना है कि वो एग्जांपल सेम स्टेज वाला दे रहा है या वर्टिकल स्टेज वाला दे रहा है। अगर एक आदिवासी लड़का मेहनत करके एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है तो हॉरिजॉन्टल कहलाएगी या वर्टिकल कहलाएगी, वर्टिकल कहलाएगी। अगर आप किसी भी स्टेज में मान लीजिए प्रधान है, फिर आगे वाले इलेक्शन में विधायक बन जाए तो वर्टिकल कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल कहलाएगी तो वर्टिकल कहलाएगी। ये मोबिलिटी कहलाती है। मोबिलिटी का शब्द मैंने आपको बताया था गति करना, और गति करते समय आप दो प्रकार की गति करेंगे, एक सेम गति या फिर उससे उच्च वाली गति। कौन सा क्लियर है, यस सर। पूछना है नहीं सर। आगे चले। सर क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पे? देखो ये जो मैंने एग्जांपल लिखे ना ये वाले, सर एक बार स्क्रीनशॉट ले लेने दो। आप स्क्रीनशॉट ले, जो मैंने आपको एग्जांपल लिखे ना एग्जांपल वो इनकी ताज पर है, इनके बिहाफ पर इनके जैसे एग्जांपल बना के देगा। जो एग्जांपल बनाएगा वो आपको ध्यान में रखना है कि गति करेगा, और गति करेगा दो प्रकार की, या तो सेम या हाई। हाई करे तो वर्टिकल लगा देना, अगर सेम करे तो हॉरिजॉन्टल लगा देना। समझ लेना कि गति कर रहा है, यानी किसी एक स्टेज से किसी दूसरे स्टेज में उसको डाला जा रहा है तो गति करते हुए डाला जा रहा है। सेम स्टेज आ रही है तो कौन सी लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल। उससे उच्च आ रही है तो कौन सी लगाएंगे, हाई स्टेज लगाएंगे। ये वाला आपको समझ लेना है सर जी। ये जो वर्टिकल मोबिलिटी में आपने एग्जांपल दिया है, बिहार के प्रोफेसर जो है ट्रांसफर होकर हरियाणा में यूनिवर्सिटी में मतलब ट्रांसफर बन जाते हैं, तो ये जी। तो ट्रांसफर हुआ, ये तो हॉरिजॉन्टल होगा। कैसे, अच्छा जो प्रोफेसर होता है और चांसलर तो सेम होते हैं। नो नो, ओके सर, ठीक है सर। ओके ओके आगे चले। हाँ जी, देखो अब आते हैं गतिशीलता के आधार। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गतिशीलता के आधार, देखो गतिशीलता बहुत से ऐसे तत्वों जिनके आधार पर हो सकती है। मान लेते हैं सबसे पहला मान लेते हैं समाज, दूसरा मान लेते हैं समुदाय, नेक्स्ट मान लेते हैं शिक्षा, नेक्स्ट मान लेते हैं व्यवसाय, उसके बाद मान लेते हैं आय, आयु, etc। यानी ये वो तत्व हैं जिनके आधार पर एक व्यक्ति में मोबिलिटी को लाया जा सकता है। अब मोबिलिटी होती है मैंने आपको बता दिया है। समाज के आधार पर क्या होता है कि मान लीजिए आप जिस समाज में रह रहे हो समाज के रीति कायदे आपको अच्छे नहीं लग रहे, आप शिक्षित वाले समाज में जाना चाहते हो आप चले जाइए। कुछ समाज ऐसे होते हैं जो प्राचीन विद्याओं से घिरे होते हैं, नेक्स्ट पढ़ाने वालों को 100% मिलेगा। तो ऐसे समाज से उठकर आप दूसरे समाज में जाना चाहते हैं जिनको हम मृत समाज बोलते हैं, जो प्राचीन परंपराओं से घिरे हुए हैं, उनसे हटके आप दूसरे वाले में जाना चाहते हैं तब भी आपके लिए ठीक है। समुदाय क्या होता है, एक समुदाय आपको गलत रास्ते पे ले जाने वाला होता है, एक समुदाय आपको अच्छे रास्ते पे ले जाने वाला होता है। तो जो गलत रास्ते पे ले जाने वाला होता है आप उसको छोड़ कर अच्छे वाले रास्ते पे जाना चाहते हो तो भी ठीक है। शिक्षा क्या गलत रास्ते पे लेके जाता है, ये समुदाय कैसे गलत रास्ते पे लेके जाता बोल रहे हो? कल बताया, कल क्लास अटेंड की थी आपने।
यस सर। देखो, एक समुदाय ये होता है और एक समुदाय ये होता है। एक ये समुदाय, एक ये समुदाय। मान लेते हैं हम एक एग्जांपल देते हैं बाबा के ऊपर। बाबा का नाम सुना होगा, बाबा हैं, जितने भी बाबा चल रहे हैं। ये वाला समुदाय इन बाबा को बहुत मानता है, जबकि ये वाला समुदाय इन बाबा को नहीं मानता है। मान लेते हैं आपका एग्जाम आने वाला है। एग्जाम आने वाला है, एग्जाम में आपने पूरे दिन पढ़ाई नहीं किया, बिल्कुल पूरी साल पढ़ाई नहीं की है, लेकिन ये वाला समुदाय ये कहता है नो टेंशन, बाबा के सामने चलें, माथा टेकेंगे, आराम से उनके पंप बन जाएगा, हम पास हो जाएंगे। ये वाला ठीक है। जबकि ये वाला समुदाय ये बात कहता है कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, तब तक आप एग्जाम पास नहीं कर सकते हो। जबकि ये वाला समुदाय ये कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाबा बहुत अच्छे चमत्कारी बाबा हैं और हमारा कल्याण कर सकते हैं। जैसे 3 इडियट मूवी में जिस दिन रिजल्ट आता है तो पढ़ते तो एक भी नहीं है, लेकिन कोई गौ माता को दूध पिला रहा है, कोई उसको सांप को दूध पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वो नहीं, एक समुदाय ऐसा होता है वो ये कहता है कि बिल्कुल पढ़े लिखे व्यक्ति भी बाबा के पास जाए, और एक समुदाय ऐसा होता है कि आपको पढ़ लिख कर आगे जाना है। तो ऐसा समुदाय जो आपको हमेशा गलत रास्ते पे ले जाए। अब मान लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे कोई से भी बाबा हो सकते हैं जो अभी पकड़े भी जा रहे हैं, जो भी बाबा हो सकते हैं, पकड़े जाने के बाद भी आप उन बाबा को अच्छा बताएं, तो कौन से समुदाय से? ये वाला समुदाय गलत समुदाय है। अब पहले ये थे कि आपको लग रहा था कि ये वाला समुदाय भाई ये वाला ठीक नहीं लग रहा, हम जिनकी तरफ जाते हैं वो गलत है, अब हमें इसकी तरफ बढ़ना है, सही समुदाय की तरफ बढ़ रहे हैं। सब व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति अधिक जो अधिक व्यक्ति होते हैं जो आपको सही और गलत का फर्क करना सिखाए, वो समुदाय ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आप किसको फॉलो कर रहे हैं? अगर आप पहले वाले को फॉलो कर रहे थे, उसको हटा के फिर आपने दूसरे वाले को फॉलो कर लिया, तो आपने गलती कर ली। हटा दिया उस वाले समुदाय को और आपने दूसरे समुदाय में आ गए, तो मोबिलिटी कहलाएगी। शिक्षा की मान लेते हैं, आज आपने बीएड किया है, बीएड करने के बाद जस्ट फिर आपने एमएड कर लिया, तो जो पहले आप कौन से वाले समूह में थे बीएड वाले में, फिर आपने एमएड कर ली, तो इसको छोड़कर उच्च वाले में आ गए, तो यहाँ पर वर्टिकल हो गया, वर्टिकल हो गया। व्यवसाय की बात करें, मान लीजिए आज आपका छोटा रोजगार है, फिर धीरे-धीरे बड़ा करते फिर आपका बढ़ता गया, तो ये व्यवसाय की होगी। इनका आय की बात करें, आय की बात करें, आज मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए पर मंथ है, हो सकता है आने वाले समय में 1 करोड़ हो जाए। तो ये वाली आय की बात है, आज आप 30 साल के हैं, 10 साल बाद आप 40 साल के हो जाएंगे, और जो 20 साल के हो 30 साल में हो जाएंगे। इतनी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनके आधार पर गतिशीलता एक समूह से किसी दूसरे समूह में जा सकती है। और कुछ ना कुछ पूछिए, आपके दिमाग में ऐसा कोई पॉइंट आ रहा होगा सर ये वाली गतिशीलता हो सकती है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, पूछिए। सर क्या होता है गतिशीलता? जी सर एक बार आय को भी बता दीजिए। इनकम को जी सर। देखो, मान लीजिए आज अभी आप तैयारी कर रहे हैं, ये आपका घर है, आपके पापा की सैलरी 40,000 रुपए पर मंथ, और अभी आप तैयारी कर रहे हैं। अभी पापा की आपकी सैलरी 40,000 है, तो अभी आपके घर के खर्चे जिस तरीके से चल रहे वो ठीक है। जैसे ही इस वाली वैकेंसी में आपकी जॉब लग जाती है, आपकी सैलरी मिलती है 70,000, तो अब आपकी सैलरी टोटल आपके घर की कितनी होगी? 1,10,000। अब पहले आपके घर में कितनी सैलरी थी? 40,000, अब कितनी होगी? 1,10,000। तो फिर आप इस वाली कंडीशन से कौन सी वाली में आ गए? इस वाली में। दो प्रकार के समाज समुदाय बनाए थे हमने कि एक वो वाला समुदाय होगा जिनकी अंडर 100 होगी, 100 की होगी। एक समुदाय ऐसा होगा जिनकी अपर 100 की होगी। तो आप कौन से वाले, पहले कौन से वाले में थे? इस वाले में। अब कौन से वाले में आ गए? इस वाले में। इनकम के आधार पर भी आपको इधर से उधर ले जा सकता है। पहले आप घर में रहते थे, धीरे-धीरे आपकी प्रोग्रेस हुई, आपकी सैलरी अच्छी मिलने लगी, फिर आप सेकंड पर्सन स्टार्ट हो गए, आपने खुद का फ्लैट ले लिया, सब कुछ कर लिया, आप बिजनेस बनाते चले, तो आपका उसमें हो गया इनकम के आधार पर। आयु के आधार पर भी हो सकता है, मान लीजिए आज आपकी 20 साल एज है, 10 साल बाद आपकी 30 साल एज हो जाएगी। तो और जो व्यक्ति पहले 10 साल का था वो किसमें आएगा? 20 ईयर में चला जाएगा। तो यानी हम एक समूह समाज से किसी दूसरे समूह समाज में चले जाते हैं, वो हमेशा मोबिलिटी कहलाती है। बस अब एक को छोड़ दें, मैं फिर भी बताऊंगा, आप एक को छोड़ दें, वंशानुक्रम, हेरिडिटी को छोड़ दें। वंशानुक्रम को गतिशीलता का आधार नहीं माना जाता है। बाकी जैसे बच्चे का जन्म हो गया, उसकी मोबिलिटी स्टार्ट हो गई, सोशलाइजेशन स्टार्ट हो गई, स्टेटिफिकेशन स्टार्ट हो गई, सोसाइटी स्टार्ट हो गई। अब आपके दिमाग में कोई ऐसा पॉइंट आ रहा होगा, सर ये वाला पॉइंट हमारे हिसाब से कैसे हो सकता है? उसको मैं डिफाइन कर दूंगा। आपके दिमाग में कोई ऐसा पॉइंट आ रहा हो, सर ये वाला पॉइंट से व्यक्ति का मोबिलिटी हो सकती है, ये वाला पॉइंट एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में कैसे जा रहा है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा, उसको मैं क्लियर कर दूंगा, मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसा कोई पॉइंट है? जीवन से मृत्यु तक का किसमें आएगा? जी? जीवन से मृत्यु तक का जो हमारा होता है वो किसमें आएगा? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? जीवन पर्यंत, ये तो बोल रहे हैं। यस सर। जब ये वाली शब्दों की बात होगी कि जीवन से मृत्यु पर्यंत चलता रहता है, तो हमेशा हमें एक शब्द में डिफाइन करना है, मोबिलिटी। लेकिन अगर वो इसी में कहीं पर स्टेज शब्द जोड़ देता है, तो फिर आपको देख लेना है कि स्टेज कौन सी जोड़ रहा है और कैसी जोड़ रहा है। देखो, अगर वो कोई पद की बात नहीं कर रहा है, बस ये कह रहा है कि वो जीवन पर्यंत किसी एक समाज से किसी दूसरे समाज में चला जाए, तो वो क्या कहलाती है? तो वो मोबिलिटी कहलाती है। लेकिन वहीं पर वो किसी पद को टारगेट कर लेता है कि पहले ये इस वाले पद पे था, अब वो इस वाले पद पे चला गया है, तो फिर आपको देख लेना है कि सेम पद पे गया है या उच्च पद पर गया है। या सर समाज एंड समुदाय में क्या डिफरेंस है? कल क्लास की थी आपने? थोड़ी-थोड़ी की थी सर आधी। ऐसे मैं और हम का देखो, समाज क्या होता है कि इसमें समाज एंड समुदाय हम। मैं की भावना पाई जाती है और इसमें हम की भावना पाई जाती है। यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो ग्रुप में रहते हैं और जिनमें मैं की भावना पाई जाए कि समाज में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मैं हूं और ये समाज मेरे बिना नहीं चल सकता है, वो समाज वाले कहलाएंगे। लेकिन समुदाय कम्युनिटी वो चीज कहलाती है जिसमें हम की भावना पाई जाती है, और जो व्यक्ति 2 या 2 से अधिक ग्रुप में रहते हैं और उनको ये लगता है कि जो भी हम निर्णय लेंगे सबकी सहमति से निर्णय लेंगे। मान लीजिए इसमें व्यक्ति रह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये वाले व्यक्ति रह रहे हैं और ये वाले व्यक्तियों ने आज ये वाली बात बोली कि आज कोई क्लास नहीं करेंगे, तो सब लोगों ने सहमति जता दी कि ठीक है आज क्लास नहीं करेंगे, आज छुट्टी पे लेंगे, लीव पे लेंगे। तो ये सर समाज स्कूल हो गया और समुदाय क्लास होगी स्कूल में क्लास। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। दोनों चीज हो सकती है, लेकिन जिनका सिर्फ एक निश्चित उद्देश्य हो, टोटल जितने भी, चाहे समाज में रह रहे हो, चाहे समुदाय में रह रहे हो, चाहे क्लास में, चाहे स्कूल में, टोटल जितने भी व्यक्ति ग्रुप में रह रहे हो, उन सबका सिर्फ सेम एक ही उद्देश्य हो, उसको नाम देंगे समुदाय। और जिनके अलग अलग उद्देश्य होते हैं उसको नाम देंगे समाज, क्योंकि वहां पर हम अपनी नहीं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी चलाता है, लेकिन कम्युनिटी में सबकी सहमति से एक ही निर्णय लिया जा सकता है। मान लीजिए क्लास है, अब क्लास में 40 बच्चे हैं, अब ये 40 बच्चे एक साथ तो नहीं रहेंगे, उन्होंने 4 टोली बना ली, 10 इधर 10 इधर 10 इधर 10 इधर। अब इन्होंने अपना एक अलग उद्देश्य बना लिया, इन्होंने अपना अलग उद्देश्य बना लिया, इन्होंने अपना अलग उद्देश्य बना लिया, इन्होंने अपना अलग उद्देश्य। अब ये 4 है, इसको क्या नाम देंगे? अब ये छोटी है, इसको क्या नाम देंगे? ओके सर आ गया समझ। आप लोगों ने इसका नाम सुना है? स्काउट गाइड का नाम सुना है?
सुना हाँ है? सर, Yes, हाँ sir. सर, सुना है सर, सुना है। इसका मतलब क्या होता है कि जब बीएड बच्चे जो करते हैं, टीचिंग जो करते हैं, उनको एक कैंप लगवाया जाता है, कैंप स्पेशल लगवाया जाता है। मान लीजिए आप कहीं पर भी फँस जाते हैं, तो आप अपने खाने-पीने की व्यवस्था, टेंट लगाना, तंबू लगाना, अपने को बचाव की व्यवस्था कैसे करते हैं, वो सिखाया जाता है। अब आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो हमारी पूरी क्लास होती है, मान लीजिए हमारी पूरी क्लास 100 बच्चों की है, इन 100 बच्चों को 10 टोलियों में बाँट दिया जाता है, अलग-अलग। अब इन 10 टोलियों को अलग-अलग बाँटा जा रहा है, ये जो 10-10 है, इनको क्या नाम देंगे हम? लेकिन 100 को क्या नाम देंगे? बस इतना। अब ये जो 10-10 बाँटे गए, इन सबका एक ही उद्देश्य होगा, कि कैसे भी करके हम अपनी टोली को आगे लेके, हम अपने समूह को सबसे ज़्यादा आगे लेके आएँ, सबसे पहले नंबर पर लेके आएँ, वो हमारी क्या कहलाएगा? कम्युनिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कम्युनिटी कहलाएगा, समुदाय कहलाएगा। क्योंकि सब में किसकी भावना पाई जा रही है? हम की। लेकिन ये 100 वाले जो होते हैं, ये वाले ये कहेंगे मैं अपनी टोली का नायक मैं बनूँगा, मैं अपनी टोली का नायक मैं बनूँगा, मैं बनूँगा, मैं बनूँगा। जब टोली बन जाती है, फिर सबका एक ही उद्देश्य हो जाता है। यानी जहाँ पर सबकी सहमति से एक ही निर्णय लिया जाए और सबका कार्य करने का तरीका और सबको प्राप्त करने का तरीका और सबका उद्देश्य एक ही रहता है, वो कम्युनिटी कहलाती है। जिनके निश्चित उद्देश्य अलग-अलग होते हैं, सबको अलग-अलग प्राप्त करना, सब ये चाहे कि मैं ही सब काम कर सकता हूँ, वो सोसाइटी कहलाती है। अब आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, फिर आपकी पूरी समझ में आ जाएगा। तो ये अब जीवन पर्यंत वाला में किसमें आएगा? हॉरिजॉन्टल में आएगा, वर्टिकल में आएगा? कौन-सा वाला? जीवन पर्यंत वाली जो एज बढ़ती है, वो मतलब एक मैंने तरह से मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूँ कि जब ये वाला शब्द आएगा, तो आपको सिर्फ ये वाला शब्द मिलेगा। अब इन्हीं के अंतर्गत आप बहुत सारी स्टेज को प्राप्त करेंगे। कभी-कभी जब आपकी जॉब लग जाएगी, तो ट्रांसफर भी होंगे आपकी सेम कंडीशन पे, लेकिन आपने फिर आपका प्रमोशन होगा, तो वर्टिकल हो जाएगा, ट्रांसफर हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल होगा। मतलब जीवन पर्यंत शब्द को तो आप मोबिलिटी में रखेंगे। अब नहीं, ऐसा जब उम्र जैसे एज बढ़ती है, तो वो भी तो एक पद बढ़ ही रहा है ना? लेकिन वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया क्या है, जहाँ पर स्टेज शब्द की बात हो, तभी तो इन 2 में डिफाइन करेंगे हम। ऐसे तो आप उसको भी थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आज बच्चे का जन्म हुआ और वो आज 1 दिन का है, कल वो 10 दिन का हो जाएगा, 10 दिन बाद, तो वो कौन सी स्टेज कहलाएगी? वो वर्टिकल कहलाएगी। आप यही तो कहना चाह रहे हैं कि जैसे-जैसे व्यक्ति की एज बढ़ेगी, वैसे-वैसे वो पोजीशन चेंज करता चलेगा। यही तो आप कहना चाह रहे हैं। ठीक। लेकिन ये तो हम एज के आधार पर बाँट रहे हैं, लेकिन वर्टिकल को तो हमने कई आधार पर बाँटा है ना, कई आधार पर बाँटा है। अब मान लेते हैं यहाँ पर अभी समाज है, लेकिन इससे पहले मैं एक परिवार शब्द भी लिख दे रहा हूँ। तो मान लीजिए परिवार भी 2 प्रकार का होता है, एकल और संयुक्त, यानी एक होता है एकल, एक होता है कंबाइंड। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको एकल परिवार में अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग अच्छे होते हैं उनको कंबाइंड में अच्छा लगता है। तो ये तो आपकी बात ठीक है कि जैसे एज बढ़ रही है, लेकिन मोबिलिटी को जो आधार बाँटने के वो तो कई आधार हैं। तो लेकिन हम जीवन पर्यंत को इनमें बाँटकर हम इनको इस तरीके से समझते हैं कि जो जीवन पर्यंत चलती है, जो व्यक्ति एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जा रहा है, वो सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी कहलाती है। आपको इतना समझ आना है। लेकिन जहाँ पर स्टेज की बात हो जाए, तो फिर आपको उनको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में बाँट लेना है। क्लियर है? आप लोगों ने इसका नाम सुना है? बहुउद्देशीय। जिसके बहुत सारे लक्ष्य हों, एम हों। क्या होता है? बहुउद्देशीय विद्यालय। अगर मैं इसका एक शब्द बहुउद्देशीय विद्यालय। बहुउद्देशीय विद्यालय का नाम सुना है कभी आपने? या बहुउद्देशीय विद्यालय कभी देखे हैं आप लोगों ने? आईटीआई इसमें आ जाएगी सर बहुउद्देश्य में? बिल्कुल आ जाएगी। बस आप ये बताएं कि आपने बहुउद्देशीय विद्यालय कोई देखे कहीं तक आज? No, आज sir, तक? नहीं देखे। नहीं देखे नहीं है? किसी ने नहीं देखे? सर आजकल स्कूलों में काफ़ी सारे अलग-अलग कोर्स कराए जा रहे हैं, वो बहुउद्देशीय विद्यालय जी कहलाएंगे। मैडम। तो सर ऐसे तो कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें बहुत सारी स्ट्रीम होती है, जी, वो भी बहुउद्देशीय में बिल्कुल आएगा। देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। एक ये कॉलेज है, एक ये कॉलेज है। अब इस कॉलेज में मान लेते हैं बीए भी हो रहा है, बीएससी भी हो रहा है, बीकॉम भी हो रहा है, एमकॉम भी हो रहा है, बीटेक भी हो रहा है, आईटीआई भी हो रहा है, एमटेक भी हो रहा है, बीएड भी हो रहा है। अब मान लीजिए आपको एडमिशन लेना है एमकॉम में, तो आप इस विद्यालय में क्या उद्देश्य बना क्या है कि मुझे एमकॉम प्राप्त करना है, आप आगे। अब एक व्यक्ति आया, उसको बीकॉम करना है, उसको बीकॉम, एक व्यक्ति है उसे बीएससी, एक को बीए, एक को बीएड, एक को बीटेक, एक को आईटीआई, एक को एमटेक। अब कॉलेज एक है, अलग-अलग है, एक ही कॉलेज है। अब इस कॉलेज में कोर्स अलग-अलग है और प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखकर जो इस कॉलेज में एडमिशन लेता है और प्रत्येक बालक के एक साथ में बहुत सारे उद्देश्य प्राप्त हो रहे हैं, वो कौन से कॉलेज कहलाते हैं? बहुउद्देशीय कॉलेज कहलाते हैं। ऐसा तो नहीं कि बीए कॉलेज का अलग भैया बीए करनी है तो उस वाले कॉलेज में, बीएससी करनी है तो उस वाले में, बीएड करनी है तो उस वाले, एक कॉलेज है, उसमें बहुत सारे कोर्स हैं, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट अपने अलग-अलग उद्देश्य लेकर एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, अपने उद्देश्यों को एक साथ प्राप्त करके निकल जाते हैं। उनको क्या नाम दिया गया है? बहुउद्देशीय विद्यालय नाम दिया गया है। अगर आपसे ये पूछे कि बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना किसने की, तो आपको बता देना है मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग जानते हैं आप लोग? मैं पढ़ा चुका हूँ, मुदालियर आयोग। Yes. कौन सी ईयर में पता है ये वाली बात आपको? अगर आपसे पूछे तक बाद आया था और 1954 नहीं 52, 53। 52 अगर आपसे ये पूछे इसका दूसरा नाम क्या है, तो आपको बता देना माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी सेकेंडरी माध्यमिक शिक्षा आयोग। अगर ये पूछे इसके जनक कौन है, तो आपको बता देना लक्ष्मण सिंह मुदालियर, लक्ष्मण सिंह मुदालियर। अगर आपसे ये पूछे कौन से शिक्षा पर बल देता है, तो सेकेंडरी एजुकेशन बल देता है। और सबसे पहले मुदालियर आयोग ने बहुउद्देशीय विद्यालय की स्थापना पर बल दिया और ये कहा था कि हम अलग-अलग कोर्स के अलग-अलग स्कूल नहीं खोलना चाहेंगे और इतना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। हम एक ऐसा स्कूल खोलेंगे जिसमें हर एक कोर्स लाएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट उसमें आके अपने-अपने उद्देश्यों को अपने-अपने तरीके से प्राप्त कर सकता है और उसको एक नाम दिया गया था बहुउद्देशीय विद्यालय, मल्टी एम से जो कॉलेज है और इसकी स्थापना की थी मुदालियर आयोग ने। मुदालियर आयोग आया था 1952-53 में। संबंधित माध्यमिक शिक्षा क्या लिखा आपने? माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये मुदालियर आयोग का दूसरा नाम माध्यमिक शिक्षा आयोग है और ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। 1952 और 53 में आया था। इसके जनक लक्ष्मण सिंह मुदालियर है। आगे चलें? यस सर। ये था हमारा सामाजिक वाला टॉपिक। अब देखते हैं बहुभाषिकतावाद इसी के साथ में। बहुभाषिकता। सर जिसमें हेरिडिटी है वो प्रेगनेंसी पीरियड को कर रहे थे हम। जी? जिसमें हेरिडिटी है चिंता में वो प्रेगनेंसी पीरियड है। जी, जी, बिल्कुल वही वाला गर्भावस्था वाला। सर गर्भावस्था में फिर एज ही कंसीडर होगा जो ऊपर एज में दिया हुआ है आयु। जी। वो बाय बर्थ आफ्टर बर्थ है वो। अभी आपकी आवाज कम आ रही है। तो जो उसमें एज कंसीडर किया है जो सेक्स गतिशीलता के आधार पर वो एज आफ्टर बर्थ है क्या? नहीं तो पहले भी है प्रेगनेंसी में 3 स्टेज में बांटा गया। ओवम एम्ब्रियो फेटस। नहीं सर वो नहीं पूछ रही हूँ जो हेरिडिटी में आपने गतिशीलता का आधार नहीं माना है जो हेरिडिटी को वो मैं समझ प्रेगनेंसी। गया पूछ क्या रहे हैं। हाँ जी सर। मैं भी बता रहा हूँ पूछ क्या रहे हैं। इसका 0 से 2 वीक माना गया। इसका 3 से 8 वीक माना गया। मैं समझ गया आप क्या पूछ रहे हैं। इसका 9 वीक से जन्म तक माना गया। ये तो पूछ रहे हैं आप लोग। अब आपने ये वाली बात बोली है कि जो आपने मोबिलिटी पढ़ाई है उसमें बालक गति कर रहा है और जब गति कर रहा है तो जब वो यहाँ से 0 से 2 वीक का हुआ है फिर इस स्टेज से वो 3 से 8 वीक का हो गया फिर इससे वो 9 वीक से जन्म तक हो गया तो इसको मोबिलिटी क्यों नहीं कहते? आप ये वाली बात बोल रहे हैं। यस सर। हाँ मैं समझ गया क्या पूछ रहे हैं। मोबिलिटी का शब्द गति होता है गति करना और गति तब होगी जब हम अपने स्टेज में एक समाज समूह से किसी दूसरे समाज समूह में चले जाते हैं। मैं जब से मैंने सोसाइटी वाला चैप्टर स्टार्ट किया तो मैं आपको बस एक बात ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो समाज कहलाती है
जो समाज कहलाती है वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं, सोसाइटी ये कहलाती है। लेकिन यहाँ पर वो तो अकेला है। और जो सामाजिक विकास है वो आफ्टर बर्थ स्टार्ट होता है, बिफोर बर्थ स्टार्ट होता है। हमारा जो सामाजिक विकास है वो कब स्टार्ट होगा? आफ्टर बर्थ। आज बच्चा समाज में आएगा उसी के बाद ही तो होगा ना। उसी के बाद ही तो उसकी सामाजिक गतिशीलता स्टार्ट होगी, सामाजिक विकास स्टार्ट होगा, सामाजिकरण स्टार्ट होगा, स्ट्रेटिफिकेशन स्टार्ट होगा, समग्र स्टार्ट होगा। बिफोर बर्थ नहीं होगा। सर लेकिन जो एज को आपने फैक्टर को मैं कंसीडर समझ गया, लेकिन अभी यहाँ पे ये बांटा गया है। आपने अब देखो एक बात समझ में आती है, ये जो हमें 0 से 2 वीक 3 4 वीक 9 वीक से जन्म तक, ये तो हमने अल्ट्रासाउंड के थ्रू तो जाना है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू तो जाना है कि ये वाली बात तो ये वो है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो देखने का कार्य है वो तो इसके बाद ही होगा ना हमारा। मैं फिर भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका तर्क करना ठीक है, जायज है, क्वेश्चन क्लियर है। मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समाज जो शब्द है वो आफ्टर बर्थ स्टार्ट होना है। और समाज की जो डेफिनेशन मैंने आपको ये वाली बात बताई है कि जब तक 2 या 2 से अधिक व्यक्ति नहीं मिलेंगे तब तक हम समाज नहीं कह सकते। अब यहाँ पे एक चीज और समझते हैं, हम यहाँ पे एक चीज और समझते हैं, समझना। मान लीजिए समाज, अगर मैं पूछूं समाज की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, और एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये पूछूं कि परिवार की सबसे छोटी इकाई, परिवार की सबसे छोटी इकाई, परिवार की सबसे छोटी इकाई, मतलब छोटी इकाई का मतलब होता है सबसे छोटी यूनिट जो होती है, यानी सबसे छोटी जो यूनिट होती है इन दोनों की, यूनिट का मतलब होता है कि मान लीजिए एक होता है सिलेबस। अब ये जो सिलेबस है कई यूनिटों से मिलकर बना होता है, यूनिट यूनिट यूनिट, यानी ये वाला जो सिलेबस है ये कितनी यूनिटों से मिलकर बना है? 4 यूनिटों से मिलकर बना है। अब ऐसे ही जो समाज है वो क्या होता है और परिवार है वो क्या होता है, तो मैंने आपको समाज बता दिया कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। ऐसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं। ऐसे ही परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं। यहाँ पर मैंने आपको 2 ऑप्शन ये वाली बात दी कि परिवार और व्यक्ति, परिवार और व्यक्ति। यहाँ पर मैंने 2 ऑप्शन आपको ये दिए, माता पिता और व्यक्ति। अब 2 ऑप्शन आपको मैंने क्वेश्चन ये पूछे हैं कि समाज की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, परिवार की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई में मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, परिवार और व्यक्ति। सॉरी, समाज की सबसे छोटी इकाई मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए, परिवार और व्यक्ति, और परिवार की सबसे छोटी इकाई मैंने आपको 2 दिए हैं, माता पिता और व्यक्ति। पहले वाले में राइट आंसर कौन सा होगा? परिवार। पहले वाले में कौन सा होगा? परिवार। लॉक कर दे? यस सर। कंफर्म? व्यक्ति होगा ना सर। व्यक्ति पे कितने लोग हैं? समाज की सबसे छोटी इकाई तो व्यक्ति होगा एक। अच्छा, अगर परिवार की सबसे छोटी इकाई कौन सी परिवार में व्यक्ति होगा सर। अब ये बताएं, परिवार की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? व्यक्ति। परिवार की सबसे छोटी इकाई होगी व्यक्ति, और समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? परिवार। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मान लेते हैं वो पूछता है कि समाज की सबसे छोटी इकाई और परिवार की सबसे छोटी इकाई, अगर इन दोनों का क्वेश्चन बन रहा है और वहां पर ऑप्शन में सिर्फ व्यक्ति ही आ रहा है, परिवार नहीं आ रहा, तो समाज की भी सबसे छोटी इकाई आपको व्यक्ति लगा देना है और परिवार की भी सबसे छोटी इकाई व्यक्ति लगा देना है। अगर ऑप्शन में समाज की सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है और उसमें व्यक्ति और परिवार दोनों ऑप्शन में, तो राइट आंसर परिवार। सबसे छोटी इकाई किस सेंस में है? सबसे छोटी का मतलब होता है कि मान लीजिए ये परिवार है, अब ये परिवार है किनसे मिलकर बना है, तो परिवार व्यक्तियों के संबंध से मिलकर ही तो बना है, व्यक्तियों के संबंध से ही तो मिलकर बना है। लेकिन जो समाज है वो परिवार को जोड़ जोड़ कर ही तो बना है, एक परिवार ये हो गया, एक परिवार ये हो गया, एक परिवार ये हो गया, यानी ये समाज यदि कहते हैं कि एक एक व्यक्ति से मिलकर समाज बनता है वो भी तो ठीक है। देखो मैं आपको वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और क्या बता रहा हूँ। मान लीजिए उसने पूछा समाज की सबसे छोटी इकाई, परिवार की सबसे छोटी इकाई, इन दोनों की सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है, समझ रहा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे छोटी इकाई, अगर वो ये पूछता है दोनों का, अगर समाज और परिवार की सबसे छोटी इकाई में ऑप्शन में सिर्फ व्यक्ति आ रहा है तो राइट आंसर दोनों का व्यक्ति लगा देते हैं। लेकिन अगर वो यहाँ पर समाज की देते समय एक ऑप्शन में परिवार भी दे रहा है तो राइट आंसर आपको परिवार लगा देना है। अगर वो परिवार ऑप्शन में नहीं दे रहा है तो फिर राइट आंसर दोनों को क्या हो जाएगा? व्यक्ति हो जाएगा। एक और बात समझे, परिवार किसे कहते हैं, फैमिली किसे कहते हैं, इसको समझे। कोई बताएगा फैमिली किसे कहते हैं, फैमिली किसे कहते हैं, कोई एक शब्द में बताएगा कि परिवार किसे कहते हैं, परिवार किसे कहते हैं। समाज मैंने आपको बता दिया कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं, लेकिन परिवार किसे कहते हैं, परिवार की डेफिनेशन क्या होती है, परिवार किसे कहते हैं। एक एग्जांपल ये होता है कि मान लीजिए ये स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस क्लास ये 10th है। अब इस क्लास 10th में, इस स्कूल की क्लास में 60 बच्चे बैठे हैं, तो इस 60 बच्चे जो बैठे इस क्लास में, इसको परिवार कह सकते हैं या समाज कहेंगे? उसको परिवार कहेंगे, समाज कहेंगे। जो क्लास 10th के बच्चे जो बैठे हुए उसमें, उसको परिवार कहेंगे या समाज कहेंगे? तो परिवार किसे कहेंगे? परिवार बताएं। परिवार कहेंगे। परिवार कहेंगे, पूरे स्कूल में विद्यार्थी उनको समाज कहेंगे, एक क्लास के बच्चों को परिवार। आप बताएं। नहीं ऐसा ही है शायद। जैसे और कोई बताए परिवार किसे कहते हैं? अभी हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं समाज है और वो जो क्लासेस परिवार में तो सर ब्लड रिलेशन होता है सर। बस देखो, जरूरी नहीं परिवार की बात आएगी तो उसमें क्या पाया जाएगा? जिसमें रक्त संबंधता पाई जाती है, ब्लड रिलेशन जो पाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? परिवार बोलेंगे। और जिसमें रक्त यानी ब्लड रिलेशन नहीं पाया जाएगा उसको परिवार न बोलकर समाज बोलेंगे। जहां पर विचारों में संबंधता पाई जाती है, जहां पर विचारों में संबंधता पाई जाती है उसको हम क्या बोलेंगे? समाज बोलेंगे। जिसको हम क्या बोलेंगे? समाज बोलेंगे। और जिसमें ब्लड रिलेशन पाई जाती है, जिसमें रक्त संबंधता पाई जाती है उसको हम क्या बोलेंगे? परिवार बोलेंगे। और जहां पर उद्देश्यों में संबंधता पाई जाती है, जहां पर उद्देश्यों में संबंधता पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे? हम उसको क्या बोलेंगे? समुदाय। बिल्कुल, तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिसमें ब्लड रिलेशन पाया जाए फैमिली, जिसमें विचारों में संबंधता पाया जाए समाज, और जिसमें उद्देश्यों में संबंधता पाया जाए कम्युनिटी यानी समुदाय। क्लियर है तीनों? अगर आपसे ये पूछे परिवार की सबसे छोटी इकाई, परिवार, सॉरी परिवार की सबसे, अच्छा एक बात बताइए, एक होता है व्यक्ति, समझना ये ऑप्शन देता गूगल बाबा, और एक होता है सदस्य। दोनों अलग अलग है, एक है? दोनों में डिफरेंट है या अलग अलग है? बताए, एक होता है व्यक्ति और एक होता है वो सदस्य, दोनों अलग अलग है एक ही है? सर अलग है दोनों। अलग अलग है। कहाँ से आप ये जो बता रहे हैं अलग अलग है, कहाँ से आप? सर व्यक्ति तो सर एक व्यक्ति को बोल रहा है, सदस्य तो सर किसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य हो सकता है। हाँ तो ऑर्गेनाइजेशन सदस्य होगा तो कैसे होगा? 2-3 होंगे, क्या होगा? बताए अच्छा सर हाँ एक व्यक्ति ही होगा। अलग अलग है, एक है? सर एक ही है। अच्छा अभी डाउट में है, अभी बोल मतलब गर्दन पे मतलब जवान मतलब साथ नहीं दे रही कि हाँ बोलू ना बोलू। बताएं थोड़ा क्वेश्चन आया, ये परिवार की सबसे छोटी व्यक्ति सदस्य दोनों में से ऑप्शन में एक आता है, और सदस्य का व्यक्ति नहीं आया तो लगाएंगे नहीं लगाएंगे?
लगाएंगे सर अरे बहुत सारे स्टूडेंट है और भी तो बोले परिवार और व्यक्ति और सदस्य एक ही है। सदस्य ऑप्शन में है तो सदस्य बोलेंगे, नहीं है तो हमने व्यक्ति हमने बोलेंगे। ऑप्शन ले लिया नहीं, हमने बात यहाँ पे ये है कि व्यक्ति और सदस्य एक अलग अलग है। सर व्यक्ति को ही तो सदस्य बोलते हैं। अच्छा, और बाकी स्टूडेंट क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? इनको सहमत करें, इनको सहयोग कर रहे हैं उसको जो उन्होंने बोला। सर वही बात है कि सदस्य तो किसी से जुड़ा हुआ हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, जुड़ा हुआ होगा। और व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है। हमने छोड़ दिया व्यक्ति कोई भी हो सकता है, व्यक्ति पशु भी हो सकता है, पशु तो कैसे होगा सर? कोई भी कैसे हो जाएगा? तो सर यहाँ और पे क्या कहते हैं ये परिवार का सदस्य, ऐसे तो कोई नहीं कहता कि परिवार का व्यक्ति है। अब दूसरी बात, अभी आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही है, दूसरी बात आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही है कि सर सदस्य तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का समुदाय का भी सदस्य होगा तो अकेला होगा, बहुत सारे होंगे। बहुत से होंगे सर, हैं? ज्यादा होंगे सर, अरे तो ज्यादा होंगे तो, लेकिन जो मान लीजिए आप बने, अभी आप मान लीजिए HPSC के सदस्य बन जाएंगे, तो आप बनेंगे अकेले बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे? बहुत सारे सर। अरे तो आप तो अकेले ही है ना, हाँ सर, मैं तो अकेला और जो बनेगा वो भी तो अकेला होगा कि आपको एक में गिना जाएगा, सैकड़ों में गिना जाएगा? हूँ, एक में ही सर। तो फिर और समझने की कोशिश करें, परिवार जो है वो एक व्यक्ति से मिलकर बना है, बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर बना है, बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर बना है, लेकिन जिसमें सदस्य रह रहे हैं वो तो एक एक ही तो रह रहे हैं। मान लीजिए ये एक मम्मी है, एक पापा है, एक भाई है, एक बहन है, तो मम्मी पापा भाई बहन इनको अगर देखा जाए तो ये चार है, लेकिन इनको डिवाइड करेंगे तो मम्मी एक पापा एक भाई एक बहन है, लेकिन सबकी गिनती अलग अलग तरीके से होगी ना। आपको जॉब मिलेगी तो आपको जॉब मिलेगी तो आप अकेले को सैलरी मिलेगी या आपके भाई बहन को भी साथ मिल जाएगी आपकी जॉब की सैलरी? आपको अकेले को मिलेगी, लेकिन HPSC में तो जॉब तो बहुत सारे लोगों की लगेगी, लेकिन आपकी लगेगी तो अकेले की लगेगी, तो अकेले की आपको सैलरी मिलेगी। और HPSC बहुत से लोगों से मिलकर बनाई है, जिसमें आपकी भागीदारी एकल रूप से होगी, ना कि सामूहिक रूप से। आपकी एकल रूप से तो होगी। अगर मैं आपसे ये वाली बात बोल दूं, मान लीजिए आप HPSC में एक लेक्चरर बन गए, HPSC में लेक्चरर बन गए, मैं आपसे कहूं कि आपको पढ़ाना भी है, आपको मैनेजमेंट भी संभालना है और आपको प्रिंसिपल का पद संभालना है, तो आप एक कंडीशन को कहेंगे सबको संभाल लेंगे? बताएं, बोलिए। नहीं समझ में आ रहा, बोलिए कुछ। हेलो, हाँ जी सर। समझ में आया क्या बोला मैं? हाँ सर, आ गया। देखो व्यक्ति और सदस्य हमेशा एक ही होता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल जाते हैं तो वो एक संस्था बन जाती है, जिसको हमने ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया हुआ है। अब जिसमें परिवार नाम रहेगा, जो हमारे ब्लड रिलेशन पाया जाएगा, इसमें दो से अधिक होंगे वो हमारा परिवार बन जाएगा। लेकिन जिसमें हम जैसे संयुक्त कमेंट वाला फैमिली पढ़ते हैं, जिसमें हमारी अम्मा दादी बुआ चाचा चाची सब आ जाते हैं, लेकिन निकल में माता पिता और उनकी संतान होती है। देखो बहुभाषिक का बात समझना, और 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसको बोलते हैं मल्टी लैंग्वेज। मल्टी लैंग्वेज देखो समझना, मैं पहले इसको अपनी भाषा में समझाता हूँ, इसका अर्थ भी लिख दे रहे हैं हम। शिक्षक जब शिक्षण कार्य करते समय अपनी क्लास में एक से अधिक लैंग्वेज का प्रयोग करता है, वो बहुभाषिकता बात कहलाती है। देखो समझना क्या है, मैं आपको क्वेश्चन एक लाइन बताऊंगा, जब मान लीजिए ये क्लास है, समझना, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरह से इजी भाषा में, और यहाँ पर हम हैं। अब ये जो क्लास में स्टूडेंट बैठे ना, ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी टोटल जो स्टूडेंट बैठे हुए 16 बैठे हुए इस क्लास में। लेकिन ये जो 16 स्टूडेंट बैठे हुए ना, इनका कार्य क्या है कि इन प्रत्येक की भाषा संस्कृति रीति रिवाज सबके अलग अलग है। मान लीजिए ये वाला जो व्यक्ति है, ये राजस्थान से है, ये हरियाणा से है, ये यूपी से है, ये जम्मू एंड कश्मीर से है, ये पंजाब से है, ये उत्तराखंड से है, ये आंध्र प्रदेश से है, ये आगरा से है, ये मध्य प्रदेश से है। यानी ये जो सारे स्टूडेंट बैठे हुए इन सबकी भाषा अपनी अलग अलग है और सबके अपने रीति रिवाज। और हम जो है, मान लीजिए हम दिल्ली से हैं, हम कहाँ से हैं? दिल्ली से। अब जब हम इस क्लास में पढ़ाने के लिए जाएंगे तो इस क्लास में पढ़ाने में हमको समझ और सोच समझ का आंसर देना, पढ़ाने में आसानी होगी या परेशानी होगी? परेशानी होगी सर। क्या होगी? कठिनाई। परेशानी। लोग कर देते, मतलब मान लेते हैं एक एग्जाम्पल उसने दिया कि एक अध्यापक अपनी क्लास में शिक्षण कार्य करते समय एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना चाहता है और प्रत्येक उसकी क्लास में एक सर से वो अधिक। कॉमन लैंग्वेज यूज करेगा। नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, कॉमन लैंग्वेज कौन सी यूज करेंगे बताया? इंग्लिश। अच्छा बिल्कुल। सभी जानते होंगे। अच्छा सभी लोग उसमें से ना जानते हो तो सर क्वेश्चन तो ऐसा ही आता है कि मल्टीपल मैंने आपको लैंग्वेज। समझाया क्या है, मैंने आपको समझाया क्या है, बहुभाषिकतावाद वो चीज होती है जिसमें एक अध्यापक शिक्षण कार्य करते समय एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करे। कॉमन लैंग्वेज की प्रयोग नहीं तो हुई। ये कठिनाई होगी सर, ये तो नेगेटिविटी में चला जाएगा, तो ये ऑप्शन तो करेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपको पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या है? आपके अंदर जो आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही है ना कि सब कठिनाई होगी सर, बिल्कुल एक से अधिक भाषाओं का, वो कठिनाई नहीं होगी, क्या होगी? आसानी होगी। आपको समझाना ये, अब मान लेते हैं समझना कैसे। जब भी आपको ये वाला शब्द दिखाई दे मल्टी लैंग्वेज वाला, तो इसके 4 ऑप्शन होंगे, समझ लेना, मैं पहले बता रहा हूँ। इसके 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन होंगे नेगेटिव, इसके 3 ऑप्शन होंगे नेगेटिव, और एक ऑप्शन जो होगा वो होगा पॉजिटिव। एक ऑप्शन जो होगा वो होगा पॉजिटिव, और राइट आंसर आपको किसको लगाना है? पॉजिटिव को लगाना है। वो पहला ऑप्शन ऐसा देगा तो आपको दूसरे पे जाने नहीं देगा, लेकिन जो पॉजिटिव ऑप्शन जो होगा या तो थर्ड वाला होगा या फोर्थ वाला होगा। 90% में जब भी पॉजिटिव वाला ऑप्शन आता है वो डी वाला आता है, और राइट आंसर में किसको लगाना है? पॉजिटिव वाले को लगाना है। अब नेगेटिव वाले में ये देगा शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा, शिक्षण कार्य में परेशानी आएगी, शिक्षण कार्य में समस्या उत्पन्न होगी, और एक ऑप्शन होगा शिक्षक को सीखने में प्रोत्साहित करेगा। अब मान लीजिए
एक ऑप्शन है समस्या, और एक ऑप्शन है अवरोध, और एक ऑप्शन है बाधा। ये तीनों नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो ये तीन ऑप्शन कैसे हैं? नेगेटिव है। लेकिन एक ऑप्शन होगा प्रोत्साहित करना। जो प्रोत्साहित करना ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये कौन सा हमारा ऑप्शन? पॉजिटिव है। तो राइट आंसर हमें कौन सा लगाना है? अब पॉजिटिव लगाना है। अब आपके दिमाग में ये बात बता रही होगी कि सब प्रोत्साहित कैसे कर लेगा, तो समझना। देखो, मान लीजिए एक व्यक्ति, हमारा एक बच्चा, हम दिल्ली से हैं और हमारी क्लास में एक बच्चा बिहार से पढ़ा हुआ है। जब हम उसे बिहार से पूछते हैं और उसे ये वाली बात मानते हैं कि आप अपने बिहार के बारे में कुछ बताइए, जब वो बालक अपने बिहार की संस्कृति, रहन सहन, जो रीति रिवाज है उनके बारे में अपनी क्लास में बताता है, तो मान लीजिए एक व्यक्ति दिल्ली का, एक व्यक्ति हरियाणा का है, एक व्यक्ति आंध्र प्रदेश का, और एक व्यक्ति उत्तराखंड का है, एक अरुणाचल प्रदेश का है। इन सबको बिहार की संस्कृति को जानने, समझने और सीखने का अवसर मिला है एक ही क्लास में। जब एक व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश का है, वो अपने यहाँ की सारी रीति रिवाज को बताता है, तो बिहार के, दिल्ली के, मध्य प्रदेश के, आगरा के और यूपी के इन सारे बच्चों को अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति, भाषा और रीति रिवाज को सीखने का मौका मिला है। और बहुभाषिकतावाद यही तो कह रहा है कि जब एक अध्यापक शिक्षण कार्य करेगा तो वहां पर एक से अधिक भाषा को मान्यता देगा, और मान्यता देने के बाद एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की संस्कृति, भाषा, समाज, रीति रिवाज को सीखने का मौका मिलता है, और उस शिक्षण को प्रोत्साहित करता है। क्या कहलाता है? बहुभाषिकतावाद, मल्टी लैंग्वेज। कोई क्वेरी हो पूछ लीजिए। अब एक और बात मानते हैं, समझ नहीं आया कि आसानी के पढ़ाने में आसानी कैसे होगी? अभी बता रहे हैं। मान लीजिए इस वाले शब्द को सुना आपने, अस्मिता, हिंदी में। इंग्लिश में तो आप एक सेकंड में बता देंगे। अस्मिता जानते हैं हिंदी में किसे बोलते हैं? नो सर। इसको इंग्लिश बोलते हैं आइडेंटिफाई। क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? पहचान। पहचान। और मानते हैं भारत जो देश हमारा, जो भारत देश है हमारा, जो भारत देश है, इस भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा बोलने, लिखने, पढ़ने और उसे सुरक्षित बनाए रखने का पूर्ण अधिकार है। हमारे भारत देश में किसी भी व्यक्ति को आप ये नहीं कह सकते कि नहीं पहले आप इस वाली भाषा को बोलोगे फिर जाके अपनी भाषा। नहीं, आपको जो मन कर रहा है, जैसे मन कर रहा है, आप उस भाषा का प्रयोग करिए। उसको हम क्या बोलते हैं? बहुभाषिकतावाद। और बहुभाषिकतावाद भारत देश का अस्मिता मीन्स पहचान, पहचान मीन्स आइडेंटिफाई है। अब आपके दिमाग में ये है कि सब आसानी कैसे हुई है? तो मैंने आपको बताया तो है, जब एक बिहार का बच्चा दिल्ली के स्कूल में पढ़ेगा और दिल्ली की संस्कृति को अपने यहाँ पर बताएगा और दिल्ली की संस्कृति को सीखेगा और दिल्ली की संस्कृति को बिहार में जाकर बताएगा, तो उसे दो संस्कृतियों को सीखने का मौका मिला है। उसी को बहुभाषिकतावाद बोलते हैं और उसी को वहां पर प्रोत्साहन बोला गया है, क्योंकि बहुभाषिकतावाद शिक्षण में बाधा उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि प्रोत्साहित और सीखने के लिए मोटिवेट करती है। पूछिए। यस सर, यही क्वेश्चन, यही आंसर होते हैं और ये हमेशा आते हैं सर ये क्वेश्चन। अभी देखो, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो टीचिंग के किसी भी एग्जाम में बैठे कंपलसरी आने ही आने हैं, चाहे आपके सिलेबस में हो ना हो। और बहुभाषिकतावाद एचपीएससी और केवीएस में सर ये compulsory- नेट में भी पूछा गया था, नेट में भी आया था ये। मैंने क्या बताया, ये हर किसी में आते हैं। अभी तो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा जेंडर रूल धारा और जेंडर पूर्वाग्रह, जो आपको जेंडर जो लिंग होता है, लैंगिक असमानता जो होती है, मैं भी इसके जस्ट पढ़ाऊंगा। वो भी आता है मेरे। किसी भी एग्जाम में बैठे आना ही आना है। अब इसको देखते हैं नेक्स्ट शुरू से। अब शुरू से क्वेश्चन कैसे आएगा फिर? जी? क्वेश्चन बोलना इसका। अभी बताओ, पहले मैं शुरू से पढ़ा, इसको लिख दूं, फिर आप इसको नोट कर लेना, फिर चलते हैं। मल्टी लैंग्वेज में देखो, इसमें क्या होता है? बहुभाषिकतावाद को भारत देश की अस्मिता मीन्स होता है पहचान का अभिन्न अंग माना जाता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा बोलने, लिखने और उसे सुरक्षित बनाए रखने का पूर्ण अधिकार है। देखो, अब देखो, एक चीज मैं पहले लिख दे रहा हूं, फिर आपको पूरा समझना, नोट डाल के। बहुभाषिकतावाद वाले प्रश्न में, क्वेश्चन में 3 ऑप्शन अवरोध, बाधा या जटिल या समस्या, 3 ऑप्शन नेगेटिव आएंगे और एक ऑप्शन प्रोत्साहित संसाधन। पॉजिटिव आएगा, उसका सही आंसर पॉजिटिव वाला होगा। अब कहते हैं ना कि रामबाण को एक शब्द बता दिया सर। देखो, अब मैं आपको एक ही बता दे रहा हूं, बस, और कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये वाला शब्द कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में दिख रहा है, मल्टी लैंग्वेज एज, क्वेश्चन कोई सा भी बना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना। और जिस क्वेश्चन में बहुभाषिकतावाद शब्द दिखाई दे गया, फिर उसके 4 ऑप्शन पे जाना है। तो उसके मैंने आपको बताया 3 ऑप्शन कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। अब नेगेटिव जो 3 ऑप्शन होंगे, उसमें भी 3 शब्द बनाएगा वो, या तो अवरोध वाला बनाएगा, बाधा या जटिल वाला बनाएगा, या समस्या वाला बनाएगा। और एक जो ऑप्शन बनाएगा वो पॉजिटिव वाला बनाएगा, उसमें या तो प्रोत्साहित रखेगा या संसाधन रखेगा। इनमें से जो सही आंसर होगा वो कौन सा वाला होगा?
पॉजिटिव वाला होगा। यानी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में बहुभाषिकतावाद दिखाई दे गया तो उसमें जस्ट 4 ऑप्शन देखने हैं और 4 ऑप्शन में से देख लेना है कि नेगेटिव कौन सा है, तो 3 ऑप्शन आपको नेगेटिव मिलेंगे और 1 ऑप्शन पॉजिटिव मिलेगा और राइट आंसर पॉजिटिव को लगा के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना है। फिर उस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। अगर ये वाला शब्द आपको दिखाई दे गया तो बिल्कुल पूरे क्वेश्चन को छोड़ो, तुरंत उसके ऑप्शन पे आओ। ऑप्शन में से देखो 4 ऑप्शन में 3 नेगेटिव मिलेंगे और 3 नेगेटिव मिलेंगे, उसमें भी 3-4 शब्द होंगे। अब रोज बाधा जटिल समस्या उनको हटा के 2 ऑप्शन में से पॉजिटिव, 1 ऑप्शन पॉजिटिव बनेगा और पॉजिटिव बनेगा उसमें 2 शब्दों को रखेगा, किसी को या तो प्रोत्साहन वाले को रखेगा या संसाधन वाले को रखेगा। इन दोनों में से कोई सा भी शब्द है राइट आंसर उसको लगा देना। मल्टी लैंग्वेज का क्वेश्चन सही मिलेगा। एक आ सकता है, 2 आ सकते हैं, तो 90% में 100% में एक आते जाता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। ये जो नेट का एग्जाम देते हैं उसमें 3 भी आ जाते हैं, केवीएस में 2 3 भी आ जाते हैं, एचपीएस में भी 1 या 2 आते जाते हैं। 100 बातों की एक बात ये है, किसी भी एग्जाम में बैठे टीचिंग वाले में 100% ये वाला चैप्टर आपको 100 1 से 2 क्वेश्चन देके जाएगा। समझ में आया मल्टी लैंग्वेज किसे कहते हैं? यानी सीखने में प्रोत्साहित करती है या संसाधन के रूप में कार्य करती है, मल्टी लैंग्वेज कहलाती है। कुछ पूछना पूछिए, फिर मैं आपको एक चीज और बताता हूं। पूछना कुछ? नो सर। समझ में आ गया? यस सर। ये नोट मैंने जो डाल के समझा ये पूरा समझ में आ गया? ये मैंने आपको वो चीज लिखी है जो चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको वैसे बता दिया है कि बहुभाषिकता भारत देश की पहचान है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा बोलने लिखने और समझने का अधिकार है। लेकिन अब बहुभाषिकतावाद को लाने की क्या जरूरत पड़ेगी उसको देखते हैं। बहुभाषिकतावाद के उद्देश्य देखते हैं। देखो, अगर हम पढ़ते हैं बहुभाषिकतावाद के उद्देश्य, अब बहुभाषिकतावाद के उद्देश्य में हम पहला पॉइंट ये लिखें कि इसके द्वारा संस्कृति को ट्रांसफर किया जा सकता है। संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर किया जा सकता है इसके द्वारा। ये वाली बात सही है? बहुभाषिकतावाद के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो सकती है संस्कृति? सही है सर। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा वाला शब्द हम देखें, ये वाली बात, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान हो सकता है। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान शिक्षण के लिए संसाधन के रूप में कार्य करती है। शिक्षण को प्रोत्साहित करती है। किसी और टीवी में कार्टून चलता रहा है, टीवी देखो, रोटी खाओ अपना। अरे क्लास चल रही है, भूल जाते हो क्या बात है? मीनाक्षी भारद्वाज कौन है ये? भूल जाते हो क्या बात है? दूसरे व्यक्ति की संस्कृति को तो बच्चों को भी काम में लगाना पड़ता है तभी पढ़ पाते हैं। अच्छा मान्यता देना। नेक्स्ट, समाज प्लस समुदाय से परिचित होना। ये सब है तो बहुत सारे काम जो मल्टी लैंग्वेज कर रहा है, लेकिन मैंने कुछ ऐसे पॉइंट लिख दिए जो इंपोर्टेंट होते हैं। बहुभाषिकतावाद एक तो पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति को आगे बढ़ाता रहता है। दूसरी बात, अधिक भाषा का ज्ञान भी हो सकता है, क्योंकि हम जिस क्लास में शिक्षण कार्य करेंगे उसमें एक से अधिक भाषा का ज्ञान होगा तभी होगा। शिक्षण के संसाधन के रूप में कार्य करती है, संसाधन को प्रोत्साहित करती है, मतलब उसको आगे ले जाने का कार्य करती है, ना कि डिसमोटिवेट करती है। किसी दूसरे व्यक्ति की संस्कृति को जानने का भी मौका मिलता है, उसको मान्यता देने का भी मौका मिलता है और उसको सोच बनाए रखने का मौका मिलता है। हमें किसी भी दूसरे समाज या समुदाय से भी परिचित होने का मौका मिलता है। ये हमारी मल्टी लैंग्वेज कहलाती है। यानी मल्टी लैंग्वेज जो है, बहुभाषिकतावाद जो है, वो एक से अधिक भाषा, संस्कृति, समाज, समुदाय, सामाजिक स्तरीकरण, गतिशीलता, इनको जानने, परखने और उनको मान्यता देने और उनमें परिवर्तन करने का जो पूर्ण रूप से जो अवसर देती है, वो हमारी क्या कहलाती है? बहुभाषिकतावाद कहलाती है। वो हमारी क्या कहलाती है? बहुभाषिकतावाद कहलाती है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट बताना, संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर किया जाता संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर किया जाता है। मान लेते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बताया था कि प्राचीन काल में ये कार्य होता था। वैदिक काल का नाम सुना है? है। वैदिक काल, वैदिक काल में सबसे पहले व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता था। व्याख्यान विधि में क्या होता है कि एक तरफा संचार चलता है, एक तरफा संचार चलता है। यहाँ पर क्या होता है कि वेदों को रटवाए जाते थे, छात्रों को वेदों को रटवाया जाता था। जो वेद होते थे उनको रटवाया जाता था। लेकिन ये जो व्याख्यान विधि है आज गेस्ट लेक्चर के रूप में जानी जाती है। कहते हैं जो गेस्ट लेक्चर जो आपको बुलाया जाता है किसी टॉपिक पर आपको समझाने के लिए, एक भाषण के रूप में जो दिया जा सकता है, तो ये वैदिक काल से जो प्राचीन जो संस्कृति चली आ रही है वो आज इसने इसका रूप ले लिया। ऐसे हमारे पूर्वज जिस संस्कृति को मानते हुए चले आ रहे हैं कि आप जो भी व्यक्ति हो, जो भी संस्कृति में रह रहे हो, उस संस्कृति को हम मान्यता देते हैं, वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। दीपावली आप लोग मनाते होंगे, दीपावली किसकी याद में मनाई जाती है आपको ये भी बताओ? दीपावली मनाने का मेन उद्देश्य है, ये भी आपको बताया। आपको दशहरा का भी पता चला होगा। तो ये हम तो आप जन्म लिया ना, लेकिन हमारे पूर्वज तो पीढ़ी दर पीढ़ी इस वाले काम को करते आ रहे हैं ना, तो ये वाले हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एक बात मैंने आपको बताया था बहुभाषिकतावाद। मान लेते हैं एक व्यक्ति है हिंदू, समझना, और एक व्यक्ति है मुस्लिम। अब ये दोनों व्यक्ति एक अच्छे दोस्त और एक ही रूम में रहते हैं। जैसे ही मुस्लिम का कोई त्योहार आता है, फेस्टिवल आता है, तो हिंदू जो लड़का है वो उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेता है और पूर्ण रूप से एंजॉय करता है। और जैसे हिंदू का कोई त्योहार आता है उसमें मुस्लिम लड़का बढ़ चढ़कर भाग लेता है और पूर्ण रूप से एंजॉय करता है। तो दोनों जो लोग हैं एक अच्छे फ्रेंड सर्कल है, एक दूसरे की संस्कृति को, सभ्यता को और रीति रिवाज परंपराओं को मान्यता देते हैं और दोनों में एंजॉयमेंट करते हैं। वो हमारे क्या कहलाएगा? बहुभाषिकतावाद कहलाएगा। एक आपने सुना होगा पार संस्कृति, नाम सुना है? पार संस्कृति, जिसको बोलते हैं क्रॉस कल्चर। ये वाला जो पार संस्कृति उसको, ये वाला जो मैंने आपको समझाया ना, ये वाली डेफिनेशन थी पार संस्कृति, क्रॉस कल्चर जो होता है। यानी जब अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की संस्कृति को और समाज को, भाषा को मान्यता देते हुए अपने जीवन प्रक्रिया को आगे ले जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पार संस्कृति, क्रॉस कल्चर के नाम से जाना जाता है, जिसको हम यहाँ पर मल्टी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, बहुभाषिकतावाद के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण किया जाता है, जिसमें 3 ऑप्शन नेगेटिव होगा, 1 ऑप्शन पॉजिटिव होगा, राइट आंसर पॉजिटिव होगा। और बहुभाषिकतावाद शिक्षण को सीखने में प्रोत्साहित और संसाधन के रूप में कार्य करता है, न कि बाधा, अवरोध, जटिल और समस्या के रूप में कार्य करता है। पहला ऑप्शन वो ये बनाएगा कि यह शिक्षण में बाधा उत्पन्न करेगा। 90% बच्चे बाधा उत्पन्न करेगा। लगा लिया आंसर की मैं चेक लेके आंसर
बैठ गया, जब आंसर किया तो गलत आ गया, ये कैसे आ गया? फिर ये बोलेंगे आंसर की गलत आई है, आंसर की गलत नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये हमें देखना है। बहुभाषिकता बाद जब भी क्वेश्चन आए तो आपको राइट आंसर कौन सा लगाना है? पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव वाला आपको नहीं लगाना है। बहुभाषिकता बाद क्लियर हुआ? में सर वैसे साइकोलॉजी में कोई भी आंसर नेगेटिव तो देना ही नहीं होता। जी? वैसे साइकोलॉजी में हर आंसर पॉजिटिव वे में ही देना होता है ना। अच्छा, पॉजिटिव में देना होता है। और क्या? अच्छा, नेगेटिव में नहीं देंगे? संस्कृति क्या थी, एक बार पीछे दिखाना। जी? ये साइड आपने क्या लिखा हुआ है ये? पास संस्कृति, क्रॉस कल्चर क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें एक साथ बहुत से लोग विभिन्न संस्कृति, विभिन्न धर्म, विभिन्न समुदाय, विभिन्न समाज के रहते हैं, और ये सारे जो लोग होते हैं एक दूसरे की संस्कृति को मान्यता देते हुए, उनको स्वीकार करते हुए अपने जीवन प्रक्रिया को आगे ले जाते हैं। जैसे मैंने आपको इधर बताया था ना, मान लीजिए यहाँ पर एक हिंदू लड़का रहता है, एक मुस्लिम रहता है, और एक ईसाई रहता है, और एक क्रिश्चियन रहता है। ये चारों जो लड़के एक साथ एक रूम में रहते हैं, और जब इन लोगों के त्योहार जो आते हैं, मान लीजिए हिंदू का जो त्योहार आया उसमें मुस्लिम और ईसाई और क्रिश्चियन ये तीनों मिलकर हिंदू के त्योहार को एंजॉय करते हैं और उनकी संस्कृति को मान्यता देते हैं। जब मुस्लिम का त्योहार आता है तो ऐसे ऐसे करते हैं। यानी ये चारों जो लोग होते हैं मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की संस्कृति को मान्यता देते हैं और उनको सुरक्षित बनाने का पूरा अवसर देते हैं। उसको क्रॉस कल्चर के नाम से जाना जाता है, जिसको मैं यहाँ पर बहुभाषिकतावाद के रूप में आपको पढ़ा रहा हूँ। क्रॉस कल्चर जब आपने नेट दिया हुआ यूजीसी नेट, आप लोगों से यूजीसी नेट दिया किसी ने? यस सर। हाँ, यूजीसी नेट देंगे तो फर्स्ट पेपर सब जनरल सबके लिए सेम होता है। उसमें क्रॉस कल्चर और क्रॉस कम्युनिकेशन होता है। क्रॉस कम्युनिकेशन जानते हैं? देखो, पास संस्कृत होता है, एक होता है क्रॉस कम्युनिकेशन। क्रॉस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब एक डिपार्टमेंट का अध्यापक किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अध्यापक से वार्तालाप करता है, वो क्रॉस कम्युनिकेशन कहलाता है। आपने अलगाव जानते हो? अलगाव, अलगाव अटैचमेंट? नहीं, अलगाव बोला, अटैचमेंट गाना गाना मतलब अलग होना। जी? अलग होना मतलब जी बिल्कुल, इनको बोलते हैं अनअटैचमेंट। अलगाव क्या होता है? अगर इसके जनक भी पूछे तो आपको बता देना कोठारी आयोग। अब कोठारी आयोग अलगाव की समस्या को इन्होंने दूर किया था। अब कोठारी आयोग जो आया था हमारा आया था 1964 66 में, यानी 64 से पहले भारत देश में ये वाली समस्या थी। अब ये वाली समस्या क्या थी? मान लीजिए अलगाव समस्या थी और कोठारी आयोग जैसे उन्होंने इस वाली समस्या को दूर कर दिया। अब समस्या क्या थी कि मान लीजिए ये एक विद्यालय है और एक ये विद्यालय है। अब मान लीजिए विद्यालय में एग्जांपल देता हूं, मैं डिपार्टमेंट एग्जांपल दे रहा हूं। ये एक डिपार्टमेंट है, एक ये डिपार्टमेंट है, ये फिजिक्स का डिपार्टमेंट है और ये मैथ का डिपार्टमेंट है। 1964 से पहले ये वाली समस्या थी तो क्या होता था कि मान लीजिए अगर फिजिक्स डिपार्टमेंट का कोई टीचर नहीं आया है तो मैथ डिपार्टमेंट टीचर को पढ़ाने नहीं जा सकता, खाली पड़ी क्लास तो खाली पड़ी। मुझे मतलब ही नहीं कोई यहाँ पर अलगाव का मतलब ये कि मैं अपना अपना देखूं, यानी मुझे क्या मतलब फिजिक्स डिपार्टमेंट से मेरा डिपार्टमेंट मैथ वाला है, मैं तो मैथ वाले में रहूंगा, चाहे उसमें एक टीचर हो या ना हो, चाहे बच्चे उस स्कूल में कुछ भी बर्बाद कर दें, मुझे उन बच्चों से कोई मतलब नहीं है। ये वाली समस्या थी अलगाव की समस्या। जैसे कोठारी आयोग आए, कोठारी आयोग ने इस वाली समस्या को दूर कर दिया और ये कहा अलगाव समस्या बिल्कुल नहीं होगी। अगर मान लेते हैं फिजिक्स का टीचर नहीं आया तो मैथ वाला टीचर खाली बैठा है तो वहां पर वो अनुशासन को बनाए रखने के लिए अपनी क्लास में बैठकर फिजिक्स वाली क्लास में जाकर बैठ सकता है। वो अपने से मतलब नहीं रखेगा, वो पूरे स्कूल से मतलब रखेगा। अगर उसको लग रहा है कि स्कूल में कहीं पर कोई बच्चा अनुशासनहीनता कर रहा है और वो पढ़ाने जा रहा है तो पढ़ाने से पहले उस बच्चे को सही ढंग से सुधारेगा। तो अलगाव को दूर करने वाले कौन थे? कोठारी आयोग। अब इधर आते हैं विद्यालय की बात करते हैं। जैसे विद्यालय होंगे, आपने पंचायतों का नाम सुना होगा, जो पंचायत होती है प्रधान का चुनाव होता है तो 2 या 3 गांव से मिलकर बना होता है। तो इस अलगाव की समस्या को उन्होंने ये दूर कर दिया था कि मान लीजिए अगर एक प्रिंसिपल है, उस दूसरे स्कूल का प्रिंसिपल 8 से 10 दिन की छुट्टी पे किसी इमरजेंसी कार्ड गया है तो इस कॉलेज का जो प्रिंसिपल है इस कॉलेज में डेली 1 घंटे के लिए जाएगा और उस क्लास के पूरे वार्तालाप और पूरे उसी रूपरेखा को देख कर आएगा। क्योंकि यहाँ पर पहले क्या होता था कि एक प्रिंसिपल जो है वो अपना ध्यान रखेगा, दूसरे स्कूल का ध्यान नहीं रखेगा। लेकिन जैसे कोठारी आयोग ने अलगाव यानी अनअटैचमेंट जो है उसको दूर किया और ये बात बोली कि जहां पर जिस टीचर की जिस तरीके से जरूरत पड़ेगी उसको वहां पर जाना पड़ेगा और अपनी सेवा देनी पड़ेगी। उसे अपने से मतलब नहीं है, उस समाज से मतलब है जिस समाज में वो रह रहा है, और उस समाज को जिस बेन उसकी जरूरत पड़ेगी उस बेन उसको वहां पर हाजिर होना पड़ेगा। अपने मतलब से कोई मतलब नहीं रखना पड़ेगा। आपने देखा होगा तभी प्राइमरी टीचर होते हैं उनको जनरल बनाने का काम दे दिया जाए, वोटर आईडी बनाने का काम दे दिया जाए और जो खाना बढ़ता है उसका काम दिया जाए, सारे काम करवाए जा रहे हैं और इस वाली समस्या को दूर कर दिया। अगर आपसे पूछे अलगाव किसे कहते हैं तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे पूछे अलगाव कौन लेके आया तो मैंने आपको बता दिया कोठारी आयोग लेके आया। कोठारी को आया, आपको बता 1966 में कोठारी आयोग के जनक कौन है, आपको बता डीएस कोठारी यानी दौलत सिंह कोठारी। कुछ पूछना आप पूछ लीजिए। आगे चलें। यस सर। अब आता है लैंगिक समानता, लैंगिक असमानता। क्या कहलाता है लैंगिक असमानता? गर्ल्स बॉयज में डिफरेंस करना। देखो एक बात समझना, 2 क्वेश्चन आने आने। देखो मैं एक कुछ चीज बता दे रहा हूं, लैंगिक रूप होता है और एक होता है जेंडर, जिसको हम लिंग भी बोल सकते हैं। ये तीनों शब्द आपको किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में दिख जाए, एक आएगा। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन कोई सा भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन जब भी इनका बनेगा तो इनका जब क्वेश्चन बनता है तो गर्ल्स और बॉयज इन दोनों को टारगेट करके बनेगा। इन दोनों में कोई ना कोई ऐसी मतभेद रखेगा कि लड़के सिर्फ ये काम कर सकता है, लड़का ये काम कर सकता है। ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो इन तीनों ऑप्शन में से इसके साथ में एक और शब्द आ जाता है पक्षपात।
पूर्वाग्र और पक्षपात दोनों सेम होते हैं, या तो लैंगिक पूर्वाग्र देगा या लैंगिक पक्षपात देगा या लैंगिक रूढ़िवादी धारणा देगा। यानी 1, 2 इन 3 शब्दों में से कोई सा एक शब्द किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिखाई दे जाता है, क्वेश्चन कोई सा भी हो, एक्स वाई जेड कोई सा भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है इन तीनों शब्दों में से कोई एक शब्द हो। आपको दिखाई दे जाता है, राइट आंसर उसको लगा देना, क्वेश्चन बिल्कुल मत पढ़ना, 101% राइट आंसर आपको मिलेगा। अब लैंगिक समानता यानी क्या होती है, जेंडर इक्वालिटी होती है। मान लीजिए हम क्या करते हैं कि लड़का और लड़की में भेद करते हैं कि लड़का इस काम को कर सकता है और लड़की इस काम को कर सकती है। और जब भी जैसे बच्चे का जन्म होता है और जैसे बच्चे का जन्म हुआ, जन्म लेने के बाद अगर लड़की हुई तो माता पिता के मन में ये धारणा बैठा दिया कि लड़की सिर्फ घर के काम काज के लिए बनी है। जो भी हल्के फुल्के काम जो होते हैं, घर के छोटे मोटे काम वो लड़की करेगी, घर के अंदर वाले काम। लड़का पैदा होता है तो भारी काम, वजन वाले काम, घर के बाहर वाले काम वो कौन करेगा, लड़का करेगा। अगर लड़की वाली बात बोलती है कि मैं डिफेंस में जाना चाहती हूँ तो उसे ये कहकर बोल दिया था कि लड़कियों को डिफेंस में जाने का कोई काम नहीं है, डिफेंस में तो सिर्फ लड़के जाते हैं। ये वाली बात उनको ध्यान रखनी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सीबीएसई यानी जो भी सेंट्रल बोर्ड है, केंद्र सरकार है, वो किसको लेके आई है, लैंगिक असमानता को, जेंडर वाले को लेके आई है। क्योंकि जब आप गृहस्थ में जाएंगे, जब आपकी बेटा बेटी होगी या बेटा बेटी दोनों होते हैं तो उन दोनों में आपको डिफरेंट नहीं करना है, दोनों को समान रखना है। क्योंकि कभी-कभी कैसा होता है कि जो कहते हैं ना, कभी एक एग्जांपल आपने सुना होगा कि जो वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था में माता-पिता का जो सहारा होता है, माता-पिता का जो सहारा होता है, वो कौन माने जाते हैं, लड़के माने जाते हैं। लेकिन जिनके लड़के नहीं होती है, माता-पिता के सहारा लड़की नहीं होती, तो हमारे मन में ये धारणा बैठा दी जाती है कि मान लीजिए अगर किसी का लड़का नहीं है तो उनका वंश कैसे चलेगा। मतलब वृद्धावस्था में इनको सहारा कौन देगा, इनको रोटी कौन देगा, ये हमारी पहले से धारणा बैठी हुई है। इनकी तो लड़की है, लड़की भी पराए घर चली जाएगी, इनका कौन देखभाल करेगा। तो ऐसा नहीं है, जिनके लड़के नहीं होते क्या उनकी लड़कियों की देखभाल नहीं करती, क्या उनकी लड़की देखभाल नहीं करती। और आज के दौर में आपने देखा होगा लड़कियां भी तो डिफेंस में जा रही हैं, लड़कियां भी तो पायलट बन रही है, लड़कियां भी तो एयरफोर्स में जा रही है, लड़कियां भी तो बीएसएफ में जा रही है, लड़कियां भी तो गन चला रही है, बंदूक चला रही है, पिस्टल चला रही है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था कि लड़की को सिर्फ 12th पास करा दी, 12th पास कराने के बाद उसकी शादी की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन लड़की को बीटेक करा रही हो, एमटेक करा रही हो, बीएड करा रही हो, एमएड करा रही हो, तो लड़का ये हमारे सब दुख दर्दों को दूर करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो ये सारी बातें पहले थी। इन सारी बातों को आपके दिमाग से निकालने के लिए एक चैप्टर को लाया गया, लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता का मतलब ये होता है कि आपको लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं करना है। लड़की है तब भी उसे बराबर हक देना और लड़का है तब भी उसे बराबर हक देना है। इसलिए आपने देखा यूपीएससी का जो रिजल्ट आया, श्रुति शर्मा उसने फर्स्ट रैंक, श्रुति शर्मा का नाम सुना आपने? श्रुति शर्मा आपने सुना होगा, यूपीएससी पिछली वाली की टॉपर बनी है, पहली रैंक आई है। उससे पहले आपने जो टीना डाबी भी बनी है। यानी आपने देखा होगा लड़कियां भी ऐसा नहीं कि लड़कों से कम हो, वो बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और कभी-कभी किन्हीं-किन्हीं कंडीशन में लड़कों को भी पीछे छोड़ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां सिर्फ घर के कामकाज के लिए बनी हैं, लड़कियां भी घर से बाहर काम करने के लिए हैं, बशर्ते उनको मौका तो मिले। इसी को तर्ज को ध्यान में रखकर एक समिति आई थी, महिला समाख्या, महिला समाख्या, महिला समाख्या। अगर इसकी ईयर मुझे 1989 आई और इसका जो शब्द था स्त्रियों की समानता के लिए शिक्षा, स्त्रियों की समानता के लिए शिक्षा, समानता के लिए शिक्षा, यानी स्त्रियों की समानता के लिए शिक्षा थी। इसको एक पहले समाज का नाम दिया गया था और वो 1989 में आई थी। और इसमें ये रखा गया था कि जहां आप लड़कों को जितनी वरीयता पढ़ने के लिए दें, उतनी वरीयता आपको लड़कियों को भी देनी पड़ेगी। इस वाली सोच को आपको विकसित करने के लिए और आपके अंदर से लड़कियों और लड़कियों में भेदभाव करने के लिए, इसको दूर करने के लिए उसको किसको ये कहते हैं, लैंगिक असमानता। अब एक एग्जांपल इसका ये भी आता है कि मान लीजिए एक दादी, सॉरी एक नातिन जो होती है अपनी दादी के साथ मेला देखने के लिए जाती है, और जब वो नातिन मेला देखने के लिए जाती है, मेला देखते समय वो पिस्टल खरीदती है। आपने देखा होगा लोगों के लिए पिस्टल जो आती है, तो दादी उस लड़की से ये कहती है कि बेटा ये जो खेलने की चीज है वो लड़कों की है, ना कि लड़कियों की। तो दादी क्या प्रदर्शित कर रही है, तो आपको बताना, दादी लैंगिक रूढ़िवाद धारा को प्रदर्शित कर रही है। रूढ़िवाद धारा और लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है, अब इसको समझें। पूर्वाग्रह का संबंध क्या होता है, पक्षपात से होता है। पक्षपात का मतलब होता है जब हम पूर्व के विचारों के आधार पर, यानी जब हम पूर्व के विचारों के आधार पर किसी लड़की या लड़का से पक्षपात करते हैं, वो लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। अगर इसका एग्जांपल वो ये कहता है, जो मैंने आपको ये बताया था कि वृद्धावस्था में केवल माता पिता का सहारे लड़के होते हैं, तो ये पक्षपात वाली बात हुई, लड़की काम होते हैं। अगर इसका एग्जांपल एक और मैं लूं कि लड़कियां ही सिर्फ अच्छा खाना बना लेती हैं, तभी पक्षपात हो रहा है। भाई अच्छा खाना कौन बना लेती है, लड़कियां। लेकिन अगर आप 70% देखोगे होटलों में, तो मास्टर शेफ जो है वो बॉयज लगे हुए हैं और बॉयज भी अच्छा खाना बना लेते हैं। यानी ऐसी कोई बात, ऐसी कोई धारा जो हमारी पहले से बनी आ रही है, जो पूर्व के विचारों के आधार पर। अब आपसे ये वाली बात बोली जाए कि मान लीजिए कोई कॉलेज है, उस कॉलेज में कोई भी अतिथि आता है, कोई भी गेस्ट आता है, उस गेस्ट के सम्मान और समारोह के लिए उस कॉलेज का प्रिंसिपल सिर्फ लड़कियों को आगे लेके आता है कि सिर्फ जो सम्मान समारोह है, अतिथि का सम्मान जो है वो लड़की अच्छा कर लेती हैं, तो वो तो पक्षपात कर रहा है। तो उसको हम क्या नाम देंगे, लैंगिक पूर्वाग्रह। लेकिन आप इस वाली बात पर ध्यान देना, मैं जितना भी आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं उसमें लड़के और लड़कियों में भेदभाव और उनके काम को अलग अलग टारगेट कर रहा हूं कि ये काम ये कर सकता है, ये वाला काम ये कर सकता है। और मैंने आपको पहले भी बात लिख दी है कि जहां पर जो भी कोई कार्य होगा, जो भी कार्य होगा, वो गर्ल्स और बॉयज दोनों को भेदभाव करते हुए कार्य होगा कि ये वाला काम लड़की कर सकती है, ये वाला काम ये लड़का कर सकता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, ये सब ऑप्शन में ये तीनों आगे, तो ऑप्शन कोई भी एग्जांपल से बना के दे दिया। अब ऑप्शन में तीनों आगे, तो देखो इसका एग्जांपल और इसका एग्जांपल एक ही मानते हैं और एक ही देगा। लेकिन ऑप्शन में या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा या ये वाला होगा। इन तीनों शब्दों में से ऑप्शन में एक होगा और एग्जांपल क्वेश्चन इसका जब भी बनेगा वो गर्ल्स और बॉयज को अलग अलग टारगेट करके बनेगा। अब मान लीजिए उसने पूछा, अब रूढ़िवादी धारा का शब्द क्या होता है, लैंगिक रूढ़िवादी धारा का शब्द होता है कि जब हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी सिद्धांत के बारे में ऐसी कोई धारणा बना लेते हैं जो सच्चाई से कोसों दूर हो। यानी हमने बिना सोचे समझे किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी कोई धारणा बना ली जो सच्चाई से कोसों दूर है, जिसको सही पूर्वाग्रह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टेरियोटाइप ही बोलेंगे। हाँ हाँ वही वाला ओके स्टीरियोटाइपिंग इसको बोलते हैं। सर, जेंडर डिपेंडेंट स्टेरियोटाइप या स्टेरियोटाइप डिपेंडेंट? स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग रूढ़िवादी धारा का शब्द मैंने आपको ये बताया था कि जब सच्चाई से कोई ऐसी कोई बात हम अपने दिमाग में बना लें जो बिल्कुल सच का सामना। अब मैंने इसका एग्जांपल दे दिया कि जो गर्ल्स होती हैं वो हमेशा मैथ में कमजोर होती हैं, मैथ में कमजोर होती हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है आजकल। अगर मैंने ये वाली बात बताई, लड़कियां हमेशा गणित में कमजोर होती हैं, लेकिन लड़कियां तो आजकल डिफेंस में अच्छा जा रही हैं। अगर मैं दूसरा एग्जांपल आपसे ये वाली बात बोल दूं कि लड़कियां लड़कों से पढ़ने में भी कमजोर होती हैं, तब ऐसी कोई बात नहीं है। तो यानी ऐसी कोई हमारी धारणा बन जाए जो सच्चाई से कोसों दूर हो, वो लैंगिक रूढ़िवादी धारा कहलाती है। और जो पक्षपात वाली बात हो, लैंगिक पूर्वाग्रह पक्षपात कहलाती है। अगर इन तीन ऑप्शन में से कोई सा मिल जाए तो राइट आंसर आपको लगा देना है। अब जेंडर क्या होता है, जेंडर जो होता है, लिंग जो होता है, वो कैसी संरचना मानी गई है। तो जेंडर जो होता है ये भी बहुत पूछा जाता है। यानी जो जेंडर जो होता है हमारा, लिंग कितने प्रकार का होता है कोई बताएगा?
तीन कौन कौन सा? फीमेल मेल 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 और ट्रांसजेंडर तीन हाँ जी। आपको 2 प्रकार का ही पढ़ना है यहाँ पर। एक होता है फीमेल और एक होता है मेल। अब मैंने आपसे पूछा कि जेंडर या लिंग, ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अब उसने 4 ऑप्शन दिए हैं, शारीरिक संरचना है कि सामाजिक संरचना है कि संवेगात्मक संरचना है कि सभी है। शारीरिक संरचना है कि सामाजिक संरचना है कि संवेगात्मक संरचना है, सभी है। राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा? क्या सर फिर से बोलना क्या ये जो पूछा? जेंडर है या लिंग है, जो ये शारीरिक संरचना है कि सामाजिक संरचना है कि संवेगात्मक संरचना है कि सभी है? सभी होता है कैसे? सर ये सामाजिक निर्माण है, सोशल कंस्ट्रक्शन है सर ये। जी जी, जब भी जेंडर लिंग ये वाला शब्द आए तो जिस ऑप्शन में ये वाला शब्द हो, सामाजिक संरचना, राइट आंसर ये लगाना आपको। कैसे? ऐसा होता है कि अगर हम बहस करें तो जो लिंग है वो 2 प्रकार के माने जाते हैं, वैसे 3 माने जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 करेंगे, मेल और फीमेल है। और मेल और फीमेल की जो पहचान होती है वो किसके आधार पर करते हैं? शरीर के आधार पर। लेकिन जो केंद्र सरकार है, जो सीबीएसई है, वो क्या कराती है, वो उसने ये वाली बात बोली है कि जो मेल और फीमेल है, जो लिंग है, इनकी पहचान समाज में रहने वाले व्यक्ति तो कर रहे हैं। कि मान लीजिए अगर आपको घर के अंदर का जो भी काम कराना है तो आप फीमेल वाले व्यक्ति से बोलेंगे, मम्मी से बोलेंगे, सिस्टर से बोलेंगे, अम्मा से बोलेंगे, दादी से बोलेंगे। लेकिन घर के बाहर वाला काम जो भी होगा वो मेल जेंडर से बोलेंगे, पापा से, भाई से, चाचा से और दादा या बाबा से बोलेंगे। तो आपको अगर ये वाला शब्द जेंडर या लिंग अगर कहीं दिखाई दे रहा है तो राइट आंसर कौन सी संरचना लगानी है? सामाजिक संरचना लगानी है, ना कि शारीरिक संरचना लगानी है। क्योंकि समाज में रहने वाला व्यक्ति बताता है कि समाज में इस व्यक्ति का क्या कार्य है और उस व्यक्ति का क्या कार्य है। अब हम समूह से इसको पढ़ते हैं, तब आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। राइट आंसर उसको लगाना है। क्लियर है? यस सर। आगे चले? यस सर। देखो, अब लिखते हैं लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता से तात्पर्य बचपन से ही सर को एजुकेशनल स्कूल भी इसी के अंदर आएगा ना शायद, प्रमोट करता है ये। को जो एजुकेशन होती है इसमें गर्ल्स को एक साथ पढ़ाया जाता है। देखो कैसे क्या सर? जी जी, जो को एजुकेशन होती है इसमें गर्ल्स को एक साथ पढ़ते हैं, वो इसी में है। देखो, हमारे शरीर की जैविक बनावट जो होती है उसके आधार पर लैंगिक असमानता को प्रदर्शित किया जाता है। बचपन से ही सर ये क्या लिखा है, जैविक बनावट? जो होती है, शारीरिक होती है, बचपन से ही माता पिता के मन में यह धारणा बैठा दी जाती है कि लड़कियां सिर्फ घर के और लड़के सर एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महिला को शिक्षक के रूप में आसानी से स्वीकार? अरे भी रुके, लड़के बाहर काम करने के लिए। अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं। अभी पूछेंगे आप क्वेश्चन, पहले थोड़ा इसको समझाने दें। तो इसके 3 प्रकार आपको बता देने हैं। एक आपको बता देना लैंगिक पूर्वाग्रह, जिसको हम पक्षपात भी बोल सकते हैं। एक होता है लैंगिक रूढ़बद्ध धारणा, और तीसरा जो होता है वो होता है लिंग। इसको बोलते हैं जेंडर, इसको बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, और इसको बोलते हैं। अब पूछिए क्या पूछ रहे थे? सर जैसे स्कूल में महिलाओं को शिक्षक के रूप में आसानी से स्वीकार करने का मुख्य कारण क्या है? जेंडर स्टेरियोटाइप आएगा या जेंडर बायस में आएगा? बायस में आएगा। क्यों सर? पक्षपात करवा रहे ना जी।
अच्छा देखो, तो सर ये थिंकिंग भी तो है कि बिल्कुल फीमेल उसी की तरफ थिंकिंग को तो दूर करना है, तभी तो आपके मन में जिस जेंडर को लेके जो पहले से सोच बनी हुई है, उसी को सर तो दूर रिपीट करना प्लीज एक बार क्या था देखो, मैंने आपको क्या बताया, देखो, हमें यहाँ पर ये वाली नहीं, जैविक कमी होता है फिजिकल यानी शारीरिक, हमें ये शारीरिक आधार पर नहीं दिखना है। अब मैंने आपको ये बताया कि बचपन से ही माता पिता के मन में यह धारणा बैठा दी जाती है कि जो गर्ल्स है वो किसके कामकाज के लिए बनी है, घर के कामकाज के लिए, लेकिन लड़के जो है वो बाहर काम करने के लिए बनी है। इस वाली धारणा को तो दूर करना है। अब ये जो धारणा बनी है वो दो प्रकार से बनी हुई है, एक तो लैंगिक पूर्वाग्रह या पक्षपाती लैंगिक रूढ़िवाद धारणा, जो ये वाली बात बनी हुई है कि एक लड़की सिर्फ इस वाले काम कर सकती है, एक लड़का सिर्फ इस वाले काम कर सकता है। इस वाली थिंकिंग को दूर करने के लिए तो लैंगिक असमानता को लाया गया। यानी मान लीजिए कोई वजन वाला काम है, कोई वेट वाला काम है, कोई भारी काम है, अगर मान लीजिए वहाँ पर कोई लड़का नहीं है तो लड़की को भी तो मौका दो उस काम को करने के लिए, तभी तुम्हें पता चलेगा कि लड़का लड़की दोनों में अंतर नहीं है कुछ भी। अब मान लीजिए बहुत से क्या होते हैं कि आपने गांव में जो भी प्रथा देखी होगी, अगर किसी भी माँ की लड़की लड़की पैदा होती है तो उसको वो ये समझते हैं कि मतलब ये थिंकिंग भी तो होती है कि पहले से चली आ रही है, हाँ जी, कि भाई टीचिंग लाइन में लड़की अच्छी होती है। इस वाली बात को मानते हैं। सर ये पहले से नहीं चली आ रही है, सुनते नहीं है हमें। सर ये कंफ्यूजन हो जाता है कि उसमें अगर दोनों ऑप्शन में दिए हुए होते हैं ये। मैं फिर भी बताऊंगा आपको, एक ये वाला शब्द, एक ये वाला शब्द और एक ये वाला शब्द, इन तीनों में से एक शब्द आएगा, कंफ्यूजन वाली बात तो है नहीं। एग्जांपल कोई भी बना के दे, नहीं एक नहीं सर, दोनों ऑप्शन में आते हैं, बायोस भी और स्टोरी टाइप भी। और ना आती हो तो सर आते हैं। आते हैं, चलो ठीक है मान लेते हाँ हैं। जी अब मान सर, ये लेते जैसे सर मेरे पास है एक लिंक्डइन में से कौन सा महिला और शिक्षक के रूप में आसानी से स्वीकार करने का मुख्य कारण है। हाँ। सर ये दोनों ऑप्शन में है, बता दो, किसमें भी करे सर, ये दोनों ऑप्शन में स्टोरी टाइप भी बायोस भी। अरे ऑप्शन तो क्वेश्चन कौन सा बताया, क्वेश्चन बता पहले। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं को शिक्षक के रूप में आसानी से स्वीकार करने का मुख्य कारण है। ऑप्शन चार बोले, जेंडर स्टोरी टाइप, जेंडर पैरिटी, जेंडर इम्यूनिटी, जेंडर बायोस। वो इसको लगा देना। अब इन दोनों के एग्जांपल में बता दूंगा जहां पर हम पूर्व के विचारों के आधार पर पहले से जो थिंकिंग चली आ रही है, पहले से जो थिंकिंग चली आ रही है, उसी थिंकिंग के आधार पर हम आगे की प्रोसेस चालू करें और उसी को मान लें कि हाँ ये वाली बात ठीक है, वो वाली बात क्या कहलाएगी, बाइस कहलाएगी। और जो सच्चाई से दूर हो वो इसको स्टेरियोटाइप बोलिए। मैं भी दोनों के एग्जांपल आपको अलग अलग बता दूंगा, फिर आपको समझ में आएगा। सच्चाई से दूर जी। क्या बोला आपने अभी, सच्चाई से दूर? लैंगिक असमानता को मैं दो तरीके से बता रहा हूं, लैंगिक रूढ़िवाद वाला और पूर्वाग्रह वाला, वाला, बाइस वाला और स्टेरियोटाइप वाला। अब इन दोनों के जो एग्जांपल मैं आपको अलग अलग तरीके से समझा दूंगा, आपको दोनों तरीके समझ में आ जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तब भी आप क्लियर कर लेंगे, तो एक ऑप्शन में ठीक है, ये सर आप कुछ क्वेश्चंस दे दिया करो सर हमें इन पे बेस्ड, उससे हमें अच्छे से समझ आएगा। ठीक क्वेश्चन है। आप पेपर बनाते हो तो वैसा बनाते हो जो मैंने अरे एक पेपर का बना दो, उसमें एक क्वेश्चन क्या अलग से आ गया, आप लोगों के दिमाग एक में क्वेश्चन एक भी नहीं आता था उसमें। अरे मैडम कभी ये वाली बात सोचिए कि जो पेपर ज्यादा आया है वो थोड़ा हमारी पढ़ाई कम हुई है। देखो एक बात आप समझो, आउट ऑफ सिलेबस। सर हमने खूब पॉजिटिव करके आंसर लगाए थे तब भी ठीक नहीं हुआ। सर वो क्वेश्चंस आपने जो करवाया था उससे बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था। अरे सुनो, मैंने तो पेपर करके दिया, पहले सुनो इस वाले का शब्द सुना, आउट ऑफ सिलेबस, नाम सुना इसका? Yes, चेंज sir. कर देती आउट इसका ऑफ शाब्दिक अर्थ ये होता है कि सर आउट ऑफ सिलेबस नहीं, आउट ऑफ टॉपिक ही थे जो आपने करवाए थे अभी उससे। पहले सुने, इसका शाब्दिक अर्थ वो होता है आउट ऑफ सिलेबस का, हमारी जो पढ़ाई है वो कैसी हुई है, कमजोर कम हुई है, तब आउट ऑफ सिलेबस कमजोर होते सर। सर ये किस पर गए थे, सिर्फ एक गया ये सर निशान पे गए सर। आउट ऑफ सिलेबस नहीं सर, जब टफ आता है ना तो ये कहते हैं आपका नहीं तो टफ था पेपर, ऐसे नहीं बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस है। अरे मैडम जी देखो, लैंगिक ऑप्शन है, लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है देखो समझिए। सर जो आपने पेपर बनाया था उसका पीडीएफ भिजवा दोगे क्या, या आप किसी के नंबर पे सेंड कर दोगे क्या वो? इस बात मैम सर से बोलेंगे, भेज देंगे। देखो पूर्वाग्रह का जो संबंध होता है पक्षपात से होता है। इसमें पूर्व के विचारों के आधार पर किसी व्यक्ति को वस्तु से पक्षपात किया जाता है। जैसे लड़कियां ही सिर्फ अच्छा खाना बना लेती हैं, वृद्धावस्था में माता पिता का सहारा सिर्फ लड़के होते हैं। पक्षपात हुआ, क्लियर हुआ यहाँ पर? अब आता है एनीथिंग कर लो तो दिस इज लैंगिक रूढ़िवाद धारणा। सर ये कलर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा ब्लू में आपने क्या लिखा है। देखो इसमें किसी व्यक्ति कोमा वस्तु के बारे में ऐसी कोई
धारणा धारणा बन जाती है जो सच्चाई से कोसों दूर हो। जो के बाद क्या लिखा है सर आपने? हैं? जो के बाद क्या लिखा है? सच्चाई से कोसों दूर हो। एग्जाम्पल देखने पहला, लड़कियां हमेशा गणित में कमजोर होती हैं। लड़कियां लड़कों से कम बुद्धिमान होती हैं। एक बार हम दोनों को पढ़वा और दोनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग है। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो पहला वाला जो मैंने लिखा है वो दोनों एग्जांपल जो लिखा है वो सिर्फ वही काम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। वो पक्षपात कर रहा है, बहस कर रहा है। और जो मैंने दूसरा रूल धारा लिखा है वो हमारी धारा बन चुकी है कि भैया ऐसा काम ये काम तो होता आ रहा है, तो सच नहीं है। दोनों का सिर्फ अच्छा खाना बना लेती हैं। दूसरे वाले में लिखा लड़कियां हमेशा गणित में कमजोर होती हैं। सर दोनों ही मतलब एक टाइप से धारणा ही तो चलती आ रही है नहीं, जैसे ये तो देखो ये बिल्कुल पक्षपात वाली बात हो रही है। मैंने एक बात ये देखो मैं फिर बता रहा हूं, दोनों का ऑप्शन जो एग्जांपल है कभी कभी सेम भी हो सकता है। मैंने इन दोनों को तब समझाया जब मैंने बताया था कि सर अगर दोनों ऑप्शन में आगे तो देखो मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि लड़कियां सिर्फ अच्छा खाना बना लेती है, जबकि मैंने आपको ये बताया था कि मान लीजिए ये घर है, इस घर के अंदर का बनाएगा लड़कियां, लेकिन यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा था सिर्फ लड़कियां ही सिर्फ अच्छा खाना बना ले, पक्षपात वाली बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने ज्यादा मुश्किल देखा होगा कि होटलों में लड़की नहीं है। दूसरा में लिखा है कि वृद्धावस्था में केवल माता पिता का सहारा सिर्फ लड़के ही होते हैं। तो क्या जिनकी लड़की नहीं होती उनकी लड़की होती है, उनका भी तो सहारा होते हैं। और आजकल देखा जाए तो सबसे ज्यादा बेस्ट अच्छे जो सहारा है वो गर्ल्स ही माने जाते हैं। ये तो स्टीरियोटाइप हो गया ना कि सिर्फ लड़के ही माता पिता का सहारा है। ये भी तो स्टीरियोटाइप ही है, पीछे से मानते आ रहे हैं कि लड़के ही हैं, तो इसको हम पक्षपात बाइस कैसे बोलेंगे? पहले से मानते आ रहे हैं ना इस वाली बात को। मतलब रूढ़िवादी हो गया ना। नहीं अभी आपने बोला कि हम पहले से अच्छी एक वाली बात मैंने आपको एक वाली बात बताई कि लड़की से वृद्धावस्था माँ बाप का सहारा होते हैं। ये वाली बात अभी आपने धारणा बनाई है पहले से चली आ रही है। चलिए आइए सर। फिर क्या ये वाला क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? और ये वाली तो अब ये धारणा बनी है हमारी, धारणा जो बन चुकी है जो काल के संग नहीं। सर वो जो अभी क्वेश्चन था कि लड़कियां अच्छी टीचर होती हैं, तो सर वो फिर इसमें ही आएगा। ये भी अभी धारणा बनी है। एक अच्छी टीचर होती है। अभी आपने क्या बोला कि जो टीचिंग वाला काम, देखो मैं अगर मानूं या पहले से उसे जो मानते हैं गर्ल्स के लिए गुरुकुल वगैरह में वही होते थे, जेंट्स होते थे, तो पहले तो ये धारणा नहीं बनी होगी। किसके लिए? जैसे ये थे जो पहले टीचर होते थे वो सारे जेंट्स होते थे, तो ये धारणा तो पहले तो नहीं बनी होगी, अभी बनी होगी कि होती है पढ़ाई। मैंने क्या बताया गर्ल्स के लिए दो क्षेत्र बैंक और टीचर वाले, इसमें ये बोला जाता है कि इसमें गर्ल्स सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है इसी वजह से। लेकिन अगर यहाँ पर ये वाली बात आ जाती है डिफेंस वाली, और ये डिफेंस वाले के हम मना करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? स्टेरियोटाइपिंग हो जाएगा। लेकिन उनको सिर्फ यहाँ पर टीचिंग में जाना चाहिए, डिफेंस में नहीं जाना चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा? अगर हम एक लड़की से डिफेंस की मना करते हैं तो धारणा ये है, और उसे ये वाली बात बोलते हैं कब टीचर बनो, तो धारणा ये है ऐसा काम। सर ये भी क्वेश्चन आते हैं कि वो एक लड़की पायलट बन गई तो उसके मम्मी पापा को ठहराया जाता है, वो किस में आएगा? ये वाला वो मना करना चाह रहे हैं ना। देखो मैं क्या बताऊं, अगर किसी काम को करने से रोका जाए कौन सा है, और जिस काम के लिए जो बना उसी काम को करवाया जाए कौन सा है? ये वाला है। ओके सर आगे समझ। अगर आपको दोनों ऑप्शन में मिलती है तब आप ये वाली बात समझना कि जो काम जिसके लिए बना उसी के लिए उसको फोर्स किया, आप इस वाले काम करो इसको क्या कर रहे हो। और किसी काम को करने से रोका जाए वो रूल बता रहा है, और जिस काम के लिए फोर्स किया जाए पायलट वाला एग्जांपल बताना सर। कौन सा बोला? पायलट वाला पायलट बनने से रोका जा रहा है, क्या लड़के पायलट नहीं बन सकती? ये वाला। और कुछ पूछना? नो सर स्क्रीनशॉट ले लेने दो। टाइम भी हो गया सर। ओके मैम, सोच तो लेते ये वाला क्वेश्चन आया क्यों नहीं? सर और भी तो काम होता सर है इसे पीछे करना, सर इसे पीछे करना। सर प्लीज आप कर दो कर दो सर, वो हम सोल्व करेंगे, उसी से हमें अच्छे से समझ आएगा। ओके ओके सर प्रोवाइड मत करो, आप क्लास में करवाओ, क्वेश्चंस तभी आएगा सर ये समझ में। ठीक है। पहले हमें दे दो, एक दिन हम पढ़ लेंगे। इससे पहले और कर दो, एक स्लाइड सर पहले और कर दो। क्वेश्चन करवाया करो सर क्लास में भी। ठीक है जैसे सीडीपी में उस क्वेश्चन से ही क्लियर ज्यादा होती है। बिल्कुल, ठीक क्योंकि उसमें गलत आंसर आती है फिर वो हमें समझ नहीं आती है। ठीक है ठीक है सर। ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके सर पीडीएफ में ले आया करो क्वेश्चन से, ब्लैक बोर्ड पे मत लिखवाया करो, उससे इससे ज्यादा क्वेश्चन होगा।